नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कल देश 77वां यानी 77th गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। रिपब्लिक डे कल है और 77th है, यानी संविधान को अंगीकार करने का दिन है, यानी हम भारत के लोगों का दिन है जो संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों से नागरिकों को ऐसी शक्ति से संपन्न करता है जहां सब बराबर हैं, किसी के बीच कोई भेद नहीं है। हालांकि देश में किस्म किस्म के भेदभाव बने ही हुए हैं, आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं, लेकिन कानून की कसौटी पर तो सब एक ही जैसे हैं। और यही बात जो है, यही वो बात, खास बात है जो हमें गणतंत्र का उत्सव मनाने का मौका देती है। वैसे अब ये सवाल उठने लगे हैं कि मौजूदा निजाम के रहते हुए ऐसा उत्सव हम कब तक मना पाएंगे। देश में हाल ऐसा है कि कहीं राज्यपाल निर्वाचित सरकारों से टकराव मोल रहे हैं तो ताकि केंद्र सरकार के हित सधें, और कहीं संवैधानिक संस्थाओं को कठपुतली की तरह चलाया जा रहा है, और अब तो न्यायपालिका भी दबाव में नजर आ रही है। कल पुणे में एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने इस बात पर चिंता जताई है कि आज न्यायपालिका पर सबसे बड़ा खतरा अंदर से आ सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी केस का फैसला सिर्फ ये जानकर तय हो जाए कि कौन सा जज या बेंच सुन रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए दुखद होगा। जस्टिस भुइयां ने कहा कि स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र और कानून के राज की रक्षा के लिए जरूरी है। इसके लिए ऐसे जज चाहिए जो समय की राजनीतिक हवाओं के खिलाफ सीधे खड़े रहें। अपने भाषण में मध्य प्रदेश के जस्टिस अतुल श्रीधरन के तबादले का जिक्र जस्टिस भुइयां ने किया। जस्टिस श्रीधरन ने कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान पर एक मंत्री के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया था, आपको याद होगा, और उसके बाद उनका तबादला हो गया था, जिसका जिक्र करते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा है कि जस्टिस अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का प्रस्ताव किया था, लेकिन केंद्र सरकार की पुनर्विचार की मांग पर इसे बदलकर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। कॉलेजियम के रिकॉर्ड में खुद लिखा है कि यह बदलाव सरकार की मांग पर हुआ है। देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कॉलेजियम के रिकॉर्ड में खुद लिखा है कि यह बदलाव सरकार की मांग पर हुआ है, यानी जिसका ट्रांसफर, जिस जज का ट्रांसफर छत्तीसगढ़ हुआ, उनको छत्तीसगढ़ न भेजकर उनको इलाहाबाद भेजा जा रहा है। क्या किसी जज को सिर्फ इसलिए ट्रांसफर किया गया क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ असुविधाजनक फैसले दिए? क्या इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होती? जस्टिस भुइयां ने कहा है कि कॉलेजियम सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सिस्टम पर कोई दखल ना हो। हम जजों ने संविधान की रक्षा की शपथ ली है, बिना डर, पक्षपात, स्नेह या द्वेष के। हमें अपनी शपथ पर खरा उतरना होगा। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता अटल है और इसे हर कीमत पर बचाना होगा। आपको बता दूं दोस्तों कि कल ही कांग्रेस ने भी इस तरह के तबादलों पर चिंता व्यक्त की थी, क्योंकि अभी संभल में, जी हां, उत्तर प्रदेश का संभल, और उसी संभल में ऐसे ही तबादले हुए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने की चिंता सिर पर हो तो फिर लोकतंत्र और संविधान बचाने की चिंता कई गुना बढ़ जाती है। हालांकि ऐसे बुरे हाल में भी राहुल गांधी ने लोगों की उम्मीद जो है वो जगाए रखी है, या दूसरे शब्दों में कहें कि उनको, उनके अंदर उम्मीद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी आवाज बुलंद करें। एक पोस्ट में राहुल गांधी ने आज लिखा है, वो पोस्ट है वायु प्रदूषण से रिलेटेड, लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम वायु प्रदूषण की बहुत भारी कीमत चुका रहे हैं, और अपने स्वास्थ्य से भी और अपनी अर्थव्यवस्था से भी। करोड़ों आम भारतीय हर दिन इनका बोझ झेल रहे हैं। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा इसके कारण पीड़ा सहते हैं। निर्माण श्रमिक और दिहाड़ी कामगार जैसे व्यवसाय इसकी सबसे बड़ी मार झेलते हैं। इस समस्या को सर्दी खत्म होते ही भुला नहीं दिया जाना चाहिए। बदलाव की पहली कड़ी है अपनी आवाज उठाना। बताइए कि वायु प्रदूषण ने आपको या आपके प्रियजनों को कैसे प्रभावित किया है, और ये कैसे किया है। इसके बाद यहां पर राहुल गांधी अपने नाम से rahulgandhi.in और /आवाज भारत की, ये एक
पेज इन्होंने यहाँ पर जारी किया है और वेब पेज है, और इसके जरिए कह रहे हैं कि आप बताइए कि इस वायु प्रदूषण ने आपको और आपके प्रियजनों को, आपको या आपके प्रियजनों को कैसे प्रभावित किया है। आपकी आवाज महत्वपूर्ण है और इसे बुलंद करना मेरी जिम्मेदारी है, यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं। यानी नेता प्रतिपक्ष तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन कर्तव्य की माला जपने वाले प्रधानमंत्री क्या कभी जिम्मेदारी निभाते दिखेंगे, या उनका पूरा वक्त तरह तरह से पूजा पाठ करने और फोटो खिंचाने में ही चला जाएगा। हालांकि अभी जिस तरह से माघ मेले में शंकराचार्य से दुर्व्यवहार हुआ है और अब उनकी जान को खतरा बताया जा रहा है, इसके बाद धर्म के नाम पर मोदी के मुरीद होने वालों को भी सोचना चाहिए कि क्या धर्म अब बचा है या धर्म बच रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें एक तस्वीर कल शाम को भी आई। उस तस्वीर में साफ साफ आप देखेंगे, थोड़ी देर में दिखा भी दूंगा, ये तस्वीर जरा इसको सीधा करके लगाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है और इस तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर चल क्या रहा है। धर्म के नाम पर यहाँ पर एक शंकराचार्य, आप जानते हैं, नाम अच्छी तरह से जानते हैं, स्वामी यहाँ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, देखिए मैं ही भूल गया था, अभिमुक्तेश्वरानंद, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं। उनसे सबसे पहले तो ये कहा गया कि आप शंकराचार्य हैं, ये साबित कीजिए। उसके बाद इनको कहा गया कि क्यों ना आपको जो ज़मीन यहाँ दी गई है, जिस पर आप यहाँ बैठे हैं, इसे आपसे छीन लिया जाए और आपको माघ मेले में आने से हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया जाए, आप पर बैन लगा दिया जाए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों क्योंकि कल शाम को जहां पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, वहां भगवा झंडा लिए ये कुछ गुंडा तत्व जो है वो वहां अराजक तत्व, अराजकता फैलाने की कोशिश, हाथ में हथियार लिए हुए, भगवा झंडा लिए हुए पहुंच गए, नारेबाजी कर रहे थे। और नारेबाजी क्या कर रहे थे? आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, इसके नारे। और इससे समझ सकते हैं आप कि क्या है, ये देखिए। खैर, ये सब तब हो रहा है जब गणतंत्र दिवस कल है। इधर आज जब हम गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मना रहे हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी वोटर डे भी है, इसका जिक्र करना यहां जरूरी है। और इस मसले पर ममता बनर्जी ने इसे एक दुखद तमाशा बताया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर विपक्ष को दबाने और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के इशारे पर देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया है। ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव आयोग अपने आकाओं के कहने पर काम कर रहा है और लोगों के वोट देने के अधिकार छीनने की कोशिश कर रहा है। ममता बनर्जी ने इसी मसले को एक्स पर लिखा है और ये आपके सामने है। लिख रही है ममता बनर्जी की बीजेपी के अपने आकाओं की ओर से वो विपक्ष को कुचलने और लोकतंत्र के, भारत के लोकतंत्र की नींव को नष्ट करने में लगे हैं, फिर भी वे मतदाता दिवस मनाने की ढोंग कर रहे हैं। ये जो वे लिख रही हैं, यानी ये साफ साफ चुनाव आयोग को लिख रही हैं और साफ कि बीजेपी के अपने आकाओं की ओर से चुनाव आयोग विपक्ष को कुचलने और भारत के लोकतंत्र की नींव को नष्ट करने में लगा है। विपक्ष फिर भी चुनाव आयोग मतदाता दिवस मनाने की ढोंग कर रहा है। सीधे शब्दों में कहें, वे की जगह पे चुनाव आयोग लिखें तो दोस्तों आज चर्चा करेंगे कि क्या मोदी सरकार संविधान को खत्म करने के नए रास्ते ढूंढ रही है और लोगों को गणतंत्र के भ्रम में रखे हुए है। क्या हम भारत के लोग वाकई में बचे हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या बचे हुए हैं वाकई में, या फिर हम सब कठपुतलियों की तरह नचाए जा रहे हैं? कौन है सत्ता के कठपुतली, ये यहां जानना जरूरी है। सत्ता की कठपुतली हम नहीं हो सकते, आप नहीं हो सकते, लेकिन कोई तो है जो सत्ता की कठपुतली बना हुआ है और हम लोगों को अपनी कठपुतली बनाने की कोशिश कर रहा है। संविधान को आखिर खत्म करने की नई चाल क्या रची जा रही है, इन सबको आज एक्सपोज करना, जबकि आज गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या है और उधर पद्म अवार्ड से नवाजे जाने वाले लोगों के नाम जो हैं वो आज यहाँ पब्लिक कर दिए गए, लोगों के बीच ये नाम बता दिए गए लोगों को कि आखिर प्रसारित कर दिए गए कि कौन कौन पद्मश्री, कौन कौन पद्म भूषण, कौन कौन पद्म विभूषण से नवाजे जाएंगे। और ऐसे समय में आखिर कठपुतलियां बनाने की कोशिश कौन कर रहा है, कौन कठपुतली बना हुआ है? संविधान को नए सिरे से खत्म करने की जो साजिश रची जा रही है, जो चाल चली जा रही है, उसको जरा एक्सपोज किया जाए।
आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयशंकर गुप्त जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी, हमारे साथ जुड़े हुए प्रफुल्ल कोलख्यान जी, और साथ में प्रशांत टंडन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। अभी 7 बजे जिस वक्त मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा था, उसी वक्त उधर राष्ट्रपति का अभिभाषण भी, उसकी शुरुआत भी हुई होगी। सुन नहीं पाया क्योंकि अपना अभिभाषण इधर चल रहा था, इसलिए उधर नहीं सुन पाया। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उस अभिभाषण से ज्यादा यहां कुछ गंभीर समस्या पे आज बात की जाए। प्रशांत टंडन जी, आपके पास पहले आना चाहता हूं, जरा आपसे समझूं। मैंने अपने इस शुरुआती वक्तव्य में जो भूमिका रख रहा था इस कार्यक्रम की, उसमें आपने सुना जस्टिस उज्जवल भुइयां का नाम, उन्होंने जो कुछ कहा है पुणे में वो, और यहीं से शुरुआत करते हैं। कॉलेजियम में लिखा हुआ कि सरकार के कहने पर एक ट्रांसफर यहां से वहां कर दिया जा रहा है, यह लिखा हुआ खुद जस्टिस उज्जवल भुइयां कह रहे हैं। जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ सामने रख रहे हैं, कह रहे हैं कि कैसे बेंच के बीच क्या कुछ चल रहा है। और आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कई वरिष्ठ वकीलों से हम लोग मिलते हैं और वो बताते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं 24 कोर्ट अंदर खाने हम लोग देख रहे हैं चलते हुए। और ऐसे में देश के संविधान के रखवाले अगर उस किसी न किसी के हाथों की कठपुतली अगर बनाए जा रहे हैं, तो संविधान कैसे बचेगा, फिर गणतंत्र कैसे बचेगा? प्रशांत जी। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने, जो हमारी संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने अपने आखिरी संविधान सभा के आखिरी भाषण में बात कही थी, जो आज के परिदृश्य में, आज के मौजूद में एकदम फिट बैठती है, कि संविधान बहुत महान होगा अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे। ये संविधान बहुत खराब साबित होगा अगर उसको लागू करने वाले लोग बहुत खराब होंगे। तो अब आप देखिए कि संविधान को लागू करने वाले लोग कैसे हैं, और इसलिए संविधान खतरे में नजर आता है। लेकिन उसके दोनों पहलू हैं, हम दोनों पहलू बात करेंगे, लेकिन वहीं से शुरुआत करते हैं जो आपने जस्टिस भुइयां का हवाला दिया। और उसमें सबसे बड़ी बात जो बिटवीन द लाइंस पढ़ने की है, वो कह रहे हैं कि कॉलेजियम में ये लिखा हुआ कि जज साहब जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले पर एफआईआर करने का फैसला किया, उनके ऊपर सरकार, उनके ट्रांसफर के लिए सरकार ने दबाव बनाया। तो सरकार ने दबाव क्यों बनाया? क्या सरकार वैचारिक रूप से उस कृत्य के साथ है, जिसमें एक मिनिस्टर ने ये कहा कि जो सेनाओं की, तीनों सेनाओं की ज्वाइंट प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है? तो सरकार सैद्धांतिक रूप से उसके पक्ष में खड़ी दिखाई दी जो आतंकवादियों की बहन का बयान आया, वरना सिफारिश क्यों करते उसके ट्रांसफर की? शाबाशी देते कि ये जज साहब ने अच्छा काम किया कि सेना की प्रवक्ता को के खिलाफ अगर इस तरीके का बयान कोई दे तो ये सबसे बड़ा संकट ये है राजीव जी। वही डॉक्टर अंबेडकर की बात याद आती है कि संविधान को लागू करने वाले लोग कितने खराब हैं। और कहानी शुरू वहीं से होगी जो जस्टिस भुइयां ने बात रखी अपनी, कि संविधान को बचाने की जिम्मेदारी, इस संविधान का संरक्षक, इस संविधान का गार्जियन भारत का सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है। और न्यायपालिका अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो संविधान खतरे में आ जाता है। और हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, कुछ वर्षों से, कि किस तरीके से एक के बाद एक चीफ जस्टिस सरकार के खेमे में दिखाई देते हैं। सरकार, सुप्रीम कोर्ट स्टेट का तीन में से एक अंग है। हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत है कि तीनों अंग एक दूसरे के साथ
मर्ज नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये व्यवस्था इसलिए दी गई कि सरकार बहुत शक्तिशाली होती है। सरकार के पास एजेंसियां हैं, पुलिस है, मिलिट्री है, सब कुछ है सरकार के पास। जी। तो सरकार को तो काबू में रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ताकतवर बनाया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होने के हफ्ते भर बाद ही अगर राज्यसभा में चले जाएंगे, कोई गवर्नर बन जाएगा, कोई चीफ जस्टिस अपने घर में प्रधानमंत्री के साथ आरती कर रहा होगा, तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत लागू है? क्योंकि जनता का विश्वास बहुत आवश्यक है। अगर हमारे मन में, हम तो जज साहब को लेंस लेके देखने नहीं जा रहे हैं कि अपने चैम्बर में वो क्या कर रहे हैं, अपने घर में क्या कर रहे हैं, उनके आचरण से समझ में आता है। तो अगर कोई चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आरती करता नजर आ रहा है अपने घर में, फिर हम उसके फैसलों को देखेंगे कि उसके फैसले कहाँ जा रहे हैं। उसका राम मंदिर का फैसला कैसा गया, उसका ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे का फैसला कैसे गया, इलेक्टोरल बॉन्ड पे फैसला क्या हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड पे सबसे बड़ा फैसला तो ये हुआ राजीव जी कि उसको गैर कानूनी मनी साबित किया गया, उसको रोक दिया गया, गैर संवैधानिक बताया गया। लेकिन वो पैसा जिनको दिया गया, वो पैसा उनके पास है, तो ऐसा कैसा गैर कानूनी पैसा है? उसी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि महाराष्ट्र की सरकार गैर कानूनी, लेकिन गैर कानूनी सरकार चलती रही। तो ये तमाम सारे जो दिखाई देते हैं, फिर दिखाई देता है कि कोई अर्नब गोस्वामी जो सरकार के पक्ष का एक एंकर है टीवी चैनल का, उसकी गिरफ्तारी होती है, उस पर रात के 8 बजे जमानत मिल जाती है। कुछ लोगों के ट्रायल 5-5, 6-6 साल से शुरू नहीं हुए, उनको जमानत नहीं मिलती, और ये भी कह दिया जाता है कि साहब इनको जमानत की अर्जी देने का अधिकार भी नहीं 1 साल तक। तो जब ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ तो चार्ज कैसे हुआ? तो आपने बेसिकली ट्रायल कोर्ट को प्रभावित कर दिया। तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट की स्थिति होगी तो फिर संविधान को लेकर एक शंका पैदा होती है कि क्या संविधान वाकई खतरे में है। इसकी चर्चा होती है। फिर दूसरा इसका पक्ष ये है राजीव जी कि भारत का संविधान अधिकारों का दस्तावेज है। वो भारत के नागरिकों को अधिकार देता है, बल्कि यहां तक कि भारत का कोई नागरिक ना भी हो और वो यहां रहता हो, उसको भी अधिकार देता है। आर्टिकल 21 जो लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार है, वो भारत भूमि पर रहने वाले हर व्यक्ति को के ऊपर लागू है, वो नागरिक हो या ना हो। और ऐसे समय में हम देख रहे हैं कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो अपने ही देश के लोगों का मताधिकार छीन रही हैं। अपने ही देश के लोगों के जुडिशियल इनकाउंटर्स हो रहे हैं। अपने ही देश के लोगों को किसी एक ने कोई क्राइम किया है तो पूरे परिवार को सजा देने के लिए बुलडोजर से उसका घर ढा दिया जाता है, और उसके पक्ष में नारे लगते हैं। और इसका तीसरा एक अच्छा पक्ष भी है राजीव जी कि भारत का संविधान अभी तक सुप्रीम कोर्ट में, इंडिया इंटेलिजेंस सेंटर की या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की सेमिनारों में, या हमारे आप जैसे टीवी चैनलों के डिबेट में संविधान की चर्चा होती थी या पार्लियामेंट में चर्चा होती थी। अब संविधान, भारत का संविधान खुली सड़क पे सांस लेता है। लोग संविधान का प्रियम्बल पढ़ते हैं, पब्लिक मीटिंग में पढ़ते हैं। अब एक नया नारा मैं देख रहा हूं जो सोशल मीडिया पे दिखाई देता है कि वो जय भीम जय संविधान जी, ये भी अभिवादन चल गया है। तो संविधान, अब जय भीम जय संविधान, अब कोई जय भीम अकेले नहीं कह रहा है। तो संविधान एक बहुत बड़े वर्ग में, जो शोषित वर्ग है, उसकी एक आस्था की किताब बन गया है। और इसलिए मुझे लगता है कि संविधान को छेड़छाड़ तो की जा रही है, बिल्कुल निश्चित तौर पे की जा रही है छेड़छाड़।
संविधान को लागू नहीं किया जा रहा है। आप देखिए कि कोई भी जो तानाशाह होता है किसी भी देश का, मैं भारत की अकेले बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी देश का जो तानाशाह होता है वो कर्तव्यों पे ज्यादा जोर देता है, अधिकारों की बात कभी नहीं करता है। नागरिकों को क्या करना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, उनके अधिकार हैं लोकतंत्र में, वो उसकी चर्चा कभी नहीं करता है। और यही इसी सरकार का भी ट्रेंड दिखाई देता है कि बहुत ज्यादा जो जोर है वो कर्तव्यों पे ज्यादा है। कर्तव्य जी सरकार के होते हैं। आर्टिकल 51 में जो नीति निर्देशक तत्व है वो सरकारों के लिए कर्तव्य हैं, नागरिकों के अधिकार हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान के, जी जिसको केशवानंद भारती केस में डिफाइन किया गया था। वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान, अधिकार। तो अधिकारों का दस्तावेज है भारत का संविधान। लेकिन कभी आप देखिए नरेंद्र मोदी अधिकारों की बात नहीं करते, कर्तव्यों की बात करते हैं। अपनी सड़क का नाम भी कर्तव्य मार्ग कर दिया उन्होंने, जिसको कभी 7 रेसकोर्स रोड कहा जाता था। तो कर्तव्यों की बात नहीं करते नहीं, हैं, अधिकारों की बात। कर्तव्य पथ ये राजपथ है, राजपथ को कर्तव्य पथ राजपथ, बोलता है जी। जी जी वो जी लोक कल्याण मार्ग हाँ, है, वो उसको जी लोक जी कल्याण मार्ग कहा है अपने 7 आरसीआर को, जो आरसीआर है रेसकोर्स रोड उसको। जी 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 हाँ। जी तो कर्तव्य मार्ग कर दिया गया। तो उसका उसकी उसकी मंशा समझिए क्या है, क्यों अधिकार मार्ग क्यों नहीं किया गया, क्यों जन अधिकार मार्ग क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सोच फर्क है, सोच अधिकारों के खिलाफ है। और यहीं पे लगता है कि संवैधानिक जो वचनबद्धता है, संविधान के प्रति जो आस्था है, उसमें कमी है। भारत के संविधान से अगर आप मूल अधिकार हटा दें तो भारत का संविधान किसी भी एक नॉर्मल कानून की किताब जैसा है। फिर तो उस किताब को आप कुछ भी करें, जी उसकी उसकी जो महत्ता है वो इसी में है कि वो भारत के नागरिकों को समान अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है। मुकेश अंबानी, हम, आप, कोई और मजदूर, कोई और किसान, सबके अधिकार एक जैसे हैं। तो लेकिन सरकार के आप कृत्यों को देखेंगे तो आपको जी लगातार लगेगा कि नहीं, ये संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। इनको संवैधानिक का जो मूल सिद्धांत संविधान का, बराबरी का सिद्धांत है, उसमें दिक्कत है इनको। जी हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आज जब दोस्तों कल 77वां गणतंत्र दिवस देश मनाएगा, अभी से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित किया है, अभिभाषण उनका हुआ और उसमें उन्होंने संविधान से लेकर तमाम मामलों पर गंभीर चिंतन मनन के साथ अपनी विचारों को वहाँ पर रखा है, कि जिसमें ये कि पिछले वर्ष 7 नवंबर से हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष संपन्न होने के उत्सव भी मनाए जा रहे हैं इस देश में। वंदे मातरम की बात उन्होंने भी कही है और भारत माता के दैवी स्वरूप की वंदना का ये गीत जन मन में राष्ट्र प्रेम का संचार करता है, ये इनका कहना है। दो तीन चीज़ें आप तक पहुंचा के उसके बाद सीधे प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। हमारा संविधान विश्व इतिहास में आज तक के सबसे बड़े गणराज्य का आधार ग्रंथ है। हमारे संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श हमारे गणतंत्र को परिभाषित करते हैं। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीयता की भावना तथा देश की एकता को संवैधानिक प्रावधानों का सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। ये सारी बातें यहाँ कह रही हैं, अच्छी बातें कह रही हैं, कहना भी चाहिए, राष्ट्रपति हैं। लेकिन संविधान की जब बात हम कर रहे हैं तो, और हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा गणराज्य का एक आधार स्तंभ हमारा संविधान है, लेकिन इस संविधान को ख़त्म करने की जो नई चाल चली जा रही है, इसको भी एक्सपोज करना ज़रूरी है। और इसमें क्या कुछ आपको दिखता है, इस संविधान को ख़त्म करने की नई चाल क्या कुछ है प्रेम कुमार जी? और आज वोटर अधिकार दिवस भी है, आज मतदाताओं के लिए मतदाता अधिकार दिवस, और आज से 3 दिवसीय
सेमिनार का आयोजन हमारे देश का चुनाव आयोग कर रहा है। राष्ट्रपति महोदया गई थी वहाँ, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है, इसकी शुरुआत की है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो प्रमुख हैं ज्ञानेश कुमार जी, वो तो रात दिन हम और आप जैसे लोग उनका नाम जपते ही रहते हैं, आप तो जानते ही हैं। प्रेम कुमार जी। शुक्रिया राजीव जी। एक तो जब बातचीत चल रही थी तो आपने कहा है कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण भी चल रहा है, पद्म पुरस्कार की भी घोषणा हुई है, तो इसकी भी समीक्षा होगी। लेकिन शिबू सोरेन का नाम पद्म पुरस्कार में है, पद्म भूषण में है। पद्म विभूषण में नहीं, मेरे ख्याल से पद्म भूषण में है। पद्म विभूषण में होता तो मैं थोड़ा संतोष करता, मुझे लगता है पद्म भूषण में है जी। तो ये बड़ा आश्चर्य है कि पद्म भूषण में शिबू सोरेन का नाम हो राजनीतिक रूप से। ऐसे तो शिबू सोरेन, चूंकि वो जेएमएम रिश्वत कांड का नाम आता है जिसमें शिबू सोरेन जी का नाम था, लेकिन तकनीकी रूप से वो उसमें बचे थे और वो उसमें दोषी नहीं पाए गए, वो उसकी एक अलग व्याख्या है। तो मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अगर ऐसी कोई बाध्यता होती भारत रत्न देने में, तो पद्म भूषण देने में भी वही दिक्कत आनी चाहिए। जब पद्म भूषण के लायक है शिबू सोरेन, तो भारत रत्न के क्यों नहीं है, यह प्रश्न है। शिबू सोरेन को पद्म भूषण देना उनका अपमान है, सम्मान नहीं है। ये बात समझने की जरूरत है, क्योंकि शिबू सोरेन सामान्य नेता नहीं है, आदिवासियों के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, देशोम गुरु माने जाते हैं, झारखंड आंदोलन के जनक हैं, और उनकी वो एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने कई पीढ़ियां राजनीतिज्ञों की पैदा की हैं और आने वाली पीढ़ियां उनको हमेशा याद करेंगी। तो इस बात को रखते हुए कि शिबू सोरेन को भारत रत्न मिलना चाहिए, न कि पद्म भूषण। और भाई इस तरह से पद्म सम्मान तो आज के जीवित नेताओं को भी दिए जा रहे हैं जो हैं, और उस हिसाब से देखा जाए तो ये सम्मान नहीं है। ये विवाद का विषय रहेगा, सवाल इस पर उठेंगे। दूसरी बात है कि आपने ये उठाया कि ये जो आज जस्टिस पर, न्यायपालिका पर सवाल उठ रहे हैं। न्यायपालिका पर सवाल जब कभी भी हम दबी जुबान में उठाना चाहते हैं या उठाते हैं, तो हमेशा एक डर बना रहता है, कंटेम्प्ट का मामला तो नहीं हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कहीं हमसे सवाल तो नहीं पूछने लगेगा। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक ऐसी हरकतें कर रहा है, या अदालत में हरकतें हो रही हैं या होने दी जा रही हैं, कि सवाल को उठने से रोका नहीं जा सकता। और अब तो न्यायालय के अंदर से सवाल उठ रहे हैं, जो जस्टिस हैं वो सवाल उठा रहे हैं। अब कॉलेजियम का सिस्टम है जिसको लेकर के बात हुई, और जो मध्य प्रदेश के जज का पहले छत्तीसगढ़ और फिर उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया गया श्रीधरन जी का, तो उनको लेकर के भी बात जो उठी है वो ये कि कॉलेजियम ने अपने निर्णय में लिख दिया कि सेंटर की चाहत है, इच्छा के हिसाब से ये तबादला बदला जा रहा है या नया तबादला किया जा रहा है। अब कॉलेजियम बना क्यों था भाई? कॉलेजियम तो इसलिए बना था ना कि किसी एग्जीक्यूटिव के प्रभाव से स्वतंत्र होकर कॉलेजियम अपना निर्णय लेगा, ताकि न्यायालय में सरकारी प्रभाव का न हो, दखलंदाजी न हो। तो आप लिखित रूप में मान रहे हैं कि दखलंदाजी की केंद्र सरकार चाहती है, इसलिए हम ये ट्रांसफर ऐसे न करके ऐसे करना चाहते हैं। तो फिर कॉलेजियम का मतलब क्या है? कॉलेजियम ही खत्म है। तो कॉलेजियम को खत्म करने के लिए आप जानते हैं मोदी सरकार जब से आई है तब से लगी हुई है। वो लॉजिक देती है कि दुनिया में ऐसा नहीं है, जज अपना निर्णय खुद क्यों करेंगे, तमाम तरह के जो कॉलेजियम के अगेंस्ट में तर्क हो सकते हैं वो देते हैं। लेकिन फिर भी कॉलेजियम इस तरह का सिस्टम है कि जो वर्तमान विकल्प है उसमें इससे बेहतर विकल्प नहीं है अब, इसलिए वो चल रहा है।
मगर अब इस कॉलेजियम को ही तार तार कर दिया गया है सेंटर ने अपने हस्तक्षेप को लिखित रूप से मान्य करा करके। इसलिए ये महत्वपूर्ण है और इसलिए जस्टिस साहब की पीड़ा बहुत, ये जस्टिस भुइयां जी की जो पीड़ा है बहुत जायज है कि अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। अब जब न्यायालय की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, वो केंद्र सरकार के निर्देश पर ही काम करेगा, उसके जज के ट्रांसफर होंगे, तो फैसला कैसे होगा? और फैसला वो हुआ भी क्यों? केंद्र सरकार क्यों नाराज हो गया भाई? तो नाराज इसलिए हुआ कि भाई सोफिया कुरैशी जी के केस में उनका रवैया जो था बहुत ईमानदार जज का था। दूसरे ऐसे मामलों में जो जायज बोलने वाली भाषा होनी चाहिए, न्याय की भाषा, वो न्याय की भाषा बोल रहे थे। तो न्याय की भाषा बोलने के कारण क्या पनिश किया जाएगा? ये पनिशमेंट वाला ट्रांसफर होगा। ये एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश में वो आरोप जो कि संवैधानिक संस्थानों को मुट्ठी में रखने की कोशिशों में केंद्र सरकार सफल रही है, उसका एक और एग्जाम्पल बना है। तो ये राहुल गांधी ने जो कहा था कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। और इंडियन स्टेट जैसे बोलते हैं तो लोग कहने लगते हैं कि भाई इंडियन स्टेट से, ये तो गद्दार वाली भाषा हुई, ये तो देश के खिलाफ वाली भाषा हुई। हमारी लड़ाई है राष्ट्रपति जी से भी है कि जब किसी को आदिवासी को पेशाब पिलाया जाता है तो राष्ट्रपति जी चुप रहती है। हमारी लड़ाई है उनकी चुप्पी से। हमारी लड़ाई देश में हो रहे अन्याय पर, हवा प्रदूषित हवा पर, या ये बहुत सारी जो घटनाएं हैं उस पर हमारी राष्ट्रपति जी खामोश हैं, हमारी विधायिका खामोश रहती है, कई बार सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है। तो इन सब से हमारी शिकायतें हैं और ये शिकायतें जब अंबार लग जाती हैं, राजनीतिक आवश्यकता, एक राजनीतिक पहल की जरूरत होती है, तो हम उसको लड़ाई बोलते हैं। इस असहमति को हम लड़ाई में बदल देते हैं। जब राहुल गांधी बोलेंगे तो वो लड़ाई हो जाएगी, हम आप बोलेंगे तो असहमति रहेगी। ये तो तरीका है मंच पर कौन बोलता है और किसके बोलने का क्या मतलब रहता है। तो इस तरह से हम देखें तो एक संवैधानिक संस्थानों को पॉकेट में रखकर लोकतंत्र को कब्जे में करने, हमेशा सत्ता अपनी बनाए रखने के लिए जो राजनीतिक कुकर्म किए जा रहे हैं उसके प्रमाण लगातार सामने आ रहे हैं और ये आज चिंता का विषय है। और हम जो चिंता रखते हैं, संजोग देखिए कि हर दिन कोई ऐसी घटना आती है जो हमारी चिंता को बहुत जायज ठहराती है कि हम सही चिंता कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस का स्टेटमेंट हमारी लगातार जो अभिव्यक्ति रही है लोकतंत्र के लिए, उसकी चिंता करते रहने के लिए, या फिर देश का अपोजिशन या राहुल गांधी या जो लोग भी चिंता करते रहे, उनके साथ जब हम अपनी जुबान हमारी मैच करती है तो उसका ये पुष्टि उसकी हो रही है कि हाँ वास्तव में देश खतरे में है, देश का लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है, संवैधानिक संस्थानों को बचाने की जरूरत है, न्यायपालिका का विश्वास बनाए रखने की जरूरत है और ये लगातार अंडरमाइन हो रहा है। जी, अंडरलाइन हो रहा है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। संविधान को बचाने की ज़रूरत, लेकिन संविधान को ख़त्म करने की जो चाल चली जा रही है वो क्यों और कौन है जो ये सब कर रहा है, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। जयशंकर जी, कैसे देखा जाए इस पूरे मामले में? संविधान का जिक्र पिछले 2-3 साल से ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं और ख़ासकर लोकसभा चुनाव के समय बहुत ज़्यादा हमने सुना, देखा, और उसके बाद भी अब एक अलग ढंग से, क्योंकि उस समय अब की बार 400 पार का नारा बुलंद नहीं हो पाया, तो अब किसी और ढंग से इसी संविधान को ख़त्म करने के लिए कुछ दूसरे ढंग से दूसरी तरकीबें अपनाई जा रही हैं। वो तरकीबें क्या हैं? क्या यहाँ ममता बनर्जी ने जो कहा है वो, उसको अगर देखा जाए, चुनाव आयोग, SIR, और सबसे बड़ी चीज़, कल हम लोगों ने शाम को इसी कार्यक्रम में अभिषेक बनर्जी का एक ट्वीट दिखाया था। उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 तारीख तक, यानी कल तक, आदेश दिया था इसको, चुनाव आयोग को, कि 1.25 करोड़ जो नाम ऐसे हैं जिन पर आपत्ति दर्ज है, उन नामों को, जिनको आपने नोटिस भेजा है, उनको सार्वजनिक करें। आज इस वक्त तक जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं, कुछ अखबारों में सुबह हम लोग ब्रेकिंग न्यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ मैं ही बोल रहा था कि वो ऑलरेडी रात को 1:01 पे उसको पब्लिक कर दिया गया, लेकिन अभी तक नहीं है, ये नहीं हुआ है। आज इस वक्त तक 24 घंटे बीत गए, इस वक्त तक
चुनाव आयोग ने वो लिस्ट जारी नहीं की है जयशंकर जी, वो लिस्ट जारी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट की सीधे सीधे अवमानना है ये, और यही बात कह रही हैं ममता बनर्जी। और मैं इस सुप्रीम कोर्ट का जब जिक्र कर रहा हूं, एक तरफ उज्जवल भुइयां उसी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं, दूसरी तरफ आप देख लीजिए स्वायत्त संस्था जरूर है, ज्ञानेश कुमार उसको संभाले हुए हैं, लोकतंत्र को खोखला करने की कोशिश हो रही है, संविधान को खत्म करने की ये कौन कौन सी चालें चली जा रही हैं, जरा उसको सामने लाने की कोशिश कीजिए। राजीव जी, पिछले 12 सालों से तो हम लोग यही देख रहे हैं कि संविधान की शपथ लेने वाले लोग संविधान के तमाम अंगों की अवज्ञा कर रहे हैं, उसको धता बता रहे हैं। जो हमारा संविधान रन करता है, जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनमें किस तरह से अतिक्रमण हुआ है, चाहे वो विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे पत्रकारिता, उसको तो उस ढंग से नहीं मानते हैं, लेकिन चलो ठीक है, चौथांग भी कुछ लोग कहते हैं, तो पत्रकारिता का क्षेत्र भी हो, तो लगातार संवैधानिक प्रावधानों पर प्रहार हो रहे हैं। विधायिका को जिस तरह से ये कर दिया है, नियंत्रित कर लिया है, कार्यपालिका में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, जो अपने को स्वायत्त और स्वतंत्र संस्थाएं कहने वाले लोग हैं, उनका हाल आप देख रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के टूल के रूप में ही काम कर रहे हैं। उसी तरह से न्यायपालिका, जिस पर बहुत बड़ा भरोसा था, मुझे तो बहुत अब हंसी आने लगती है। मैंने बीच में देखा था बयान कुछ विधिवेत्ताओं का, उन लोगों ने कहा कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो लेन देन पर टिका हुआ है। लोग जजेज कहते हैं कि ठीक, सरकार कहती है कि ठीक है, आप अपनी मर्जी के 4 जज या 5 जज रखवा लीजिए, लेकिन 4-5 जज हमारे भी रखवा लीजिए जी। और इसी बात पे सहमति बन जाती है, फिर दोनों तरफ से हो जाता है। मतलब भाजपा की प्रवक्ता जज बन सकती है हाई कोर्ट की, कभी सोच सकते हैं क्या? या एक सिटिंग जज इस्तीफा देकर के एक पार्टी का उम्मीदवार बन सकता है, ये कभी सोच सकते हैं क्या? या रिटायर होने के तुरंत बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं, ये कभी सोच सकते हैं क्या? इस तरह की लगातार बातें। और अभी जो हमारे मित्र प्रेम कुमार भी बता रहे थे, भाई ये अतुल श्रीधरन का पहला मामला नहीं है। इसके पहले आप देखिए, दिल्ली के दंगों पे जब चर्चा हो रही थी, और उसमें जिस जज ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए कहा था कि साहब कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा, इन लोगों पर भी मुकदमा होना चाहिए, रातों रात उनका तबादला कहीं और कर दिया गया, कहा गया तुरंत जाके ज्वाइन करिए। लेकिन जुडिशरी में तब मुश्किल, उस ढंग से आवाज नहीं उठी थी। आज अच्छी बात है कि जस्टिस भुइयां ने, उन्होंने पुणे में एक व्याख्यान दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था, उसमें भी हम कई बार कह चुके हैं कि देखिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जजेज बहुत विद्वान हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन उनकी विद्वता और समझदारी ज्यादातर सार्वजनिक मंचों पे दिखाई देती है, अदालतों में कम दिखती है। जो बातें वो सार्वजनिक मंचों पे कहते हैं उस पर अमल नहीं करता। अब देखिए जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, अभी कितने ढंग से बता रहे हैं कि साहब वो उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत न देना न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है और जेल नहीं होनी चाहिए, बेल अनिवार्य है। 5 साल से अधिक तो उस मामले में सजा ही 6 साल या 7 साल की अधिकतम सजा हो सकती है, और वो 5 साल से ज्यादा वो लोग दोनों जेल में रह रहे हैं, और आपने कह दिया कि 1 साल तक उनकी सुनवाई भी नहीं होगी। तो लेकिन जब जस्टिस चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो उस समय उनको ये सब बातें नहीं याद आती थी। उस समय उन्होंने अपने सिस्टम में के लोगों से नहीं कहा कि नहीं भाई, जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब वो बोल रहे हैं, बाहर आने के बाद, रिटायर होने के बाद बोल रहे हैं। लेकिन उज्जवल भुइयां ने बहुत हिम्मत की बात की है, बहुत साहस की बात की है, जिस ढंग से उन्होंने कहा है। और हमारे वही प्रशांत जी बोल रहे थे सरकार क्या करेगी। सरकार तो विजय कुमार शाह के साथ खड़ी है। सरकार अगर विजय कुमार शाह के साथ खड़ी नहीं होती तो अब तक उन पर कार्रवाई हो गई होती, उन पर मुकदमा हो गया होता, वो जेल जाते, मंत्री नहीं रह सकते थे, विधायक नहीं रह सकते थे। लेकिन उनको बचाने में लगी हुई है। और अतुल श्रीधरन का जो तबादला हुआ है,
पहले जम्मू कश्मीर भेजा, जम्मू कश्मीर से छत्तीसगढ़ भेजा, छत्तीसगढ़ में वो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने, अरे चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ बनने वाले थे। अब वहां से उनको लाए, फिर ला करके अब वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी सीनियरिटी बहुत लोअर लेवल पे चली गई है, वो कॉलेजियम के पार्ट भी नहीं बन सकते हैं। ये सारी चीजें हम मतलब आप एकदम एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हमारी सुनो, हम तुम्हारी सुनेंगे, और नहीं तो फिर इधर उधर घूमते भटकते रहो। तो ये हालत है। मतलब उसको ढंग से लोग बातचीत में कहते हैं, पर्दे के पीछे बातचीत में कहते हैं कि भाई दो उदाहरण दिए जाते हैं कि साहब या तो जस्टिस रंजन गोगोई बन जाओ या जस्टिस बीके लोया बन जाओगे। जी। अब इस तरह की बातें अगर लोकतंत्र में हो रही हैं, कल हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, संविधान जिस दिन लागू हुआ था, और उसमें इस तरह की बातें हो तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ा शर्मनाक तमाचा हमारे गणतंत्र पर क्या हो सकता है कि इस ढंग की बातें अगर जुडिशरी के बारे में कही जाए। जुडिशरी जो कभी दमखम वाले लोग अपने होकर के बोलते थे, स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ अपने विचार रखते थे, अपने फैसले सुनाते थे, तो फिर कौन सुनाएगा? इस तरह की चीजें हो रही हैं। और उसी तरह से आप देखिए, अब तो हालत ये हो गई है ना कि भाई हम जैसे चाहेंगे वही रहेगा, शंकराचार्य भी वही होगा जो हम चाहेंगे, संघ परिवार चाहेगा, प्रधानमंत्री चाहेंगे, मुख्यमंत्री चाहेंगे, हिंदू वही होगा जिसको आरएसएस और संघ परिवार के लोग कहेंगे कि हाँ साहब ये आप हिंदू हैं, आप हिंदू नहीं हैं। आप अगर हिंदू हैं, आप अगले दर्जे के हिंदू हैं या पिछले दर्जे के हिंदू हैं या सबसे निचले दर्जे के हिंदू हैं। ये व्याख्या भी अब वो संघ परिवार ही करेगा, वही लोग कर रहे हैं। तो ये इस ढंग की चीजें जिस तरह से हो रही हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हो रही हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रेम कुमार ठीक कह रहे थे, शिबू सोरेन साहब आदिवासियों के नेता और देशों गुरु कहे जाने वाले झारखंड का निर्माण उन्होंने कराया। उसके लिए किस तरह से आदिवासियों के अंदर उन्होंने जन चेतना जो जागृत की। हम तो बिहार में उस समय, झारखंड बिहार का ही हिस्सा होता था, हम उस पूरे इलाके में घूमे हुए थे। वो बताया लोगों ने कि साहब किस तरह से महाजनी व्यवस्था लूटती थी आदिवासियों को। शिबू सोरेन ने गांव में जमीन को स्लेट बनाया था, श्यामपट ब्लैक बोर्ड बनाया था, जमीन को उस पर लिखना सिखाया था लोगों को। तो वो शिबू सोरेन थे, लेकिन अब उनको कायदे से तो आप भारत रत्न देते, लेकिन आपने पद्म भूषण दिया है। अब अच्छा ठीक है, इसको भी दूसरे लोग दूसरे रूप में देखते हैं। हर चीज राजनीति काम करती है। मैं कर्पूरी ठाकुर जी को दिया, उसके बाद आपने वो चुनाव सामने था, यहाँ बीच बीच में चर्चा होती रहती है कि जेएमएम और बीजेपी गलबैया कर सकती है, कभी कुछ हो सकता है, इस तरह की खबरें भी आती हैं। उसमें आपने ये किया है। इसके पहले बहुत पहले उनको मिलना चाहिए था, मिल जाना चाहिए था। तो पद्म विभूषण दे देते ना। हाँ, पद्म विभूषण दे रहे, भारत रत्न देते भाई। देखिए जिस तरह के लोगों को भारत रत्न मिला है, तो उसमें शिबू सोरेन कहीं कमतर नजर नहीं आते हैं। अब ठीक है, अगर वो उस ढंग की बात है कि उनका एक विवादित ये रहा है, चलो ठीक है, राजनीति रही है, और जो रिश्वत कांड हुआ था उसमें भी उनका नाम आया था, लेकिन तकनीकी, जैसे बता रहे थे प्रेम, कि तकनीकी कारणों से वो बरी भी हो गए थे। तो अगर वो एक फार्मूला है तो फिर उस तरह के फार्मूले तो बहुत सारे हो सकते हैं जी। फिर अब देखना पड़ जाएगा पूरी सूची उठा करके कि कौन किस लिए दिया गया, किस दिया जाना चाहिए था कि नहीं दिया चाहिए। लेकिन ये विवाद से परे की बात है। बात यही है कि अगर राजनीति नहीं करते तो शिबू सोरेन जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, देते, अच्छी बात है। आदिवासियों में एक संदेश जाता कि हाँ भाई हमारा आदमी भी इस देश में उतना ही उसकी हिस्सेदारी है, उसकी भी उतनी महत्ता है, उतना महत्व है, वो एक अलग चीज है। और जिस तरह से मतलब शंकराचार्य पे जो हो रहा है, देखिए हमारा तो सीधी सी मामला, हम कर्मकांड वगैरह में ज्यादा यकीन रखते नहीं हैं, ये इस पूरी व्यवस्था को भी हम उस ढंग से नहीं समझते हैं, मानते हैं। लेकिन जो लोग धर्म के ठेकेदार बनने का दावा करते हैं, वो अगर हिंदू धर्म के जो 4-5 मान्य शंकराचार्य हैं उनमें से एक के खिलाफ इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो फिर तो बहुत सारे सर्टिफिकेट मांगे जाने लग जाएंगे। ऐसे अरे नेहरू गैरो खत्तरों को कोई अंधाचार्य बन के बोल रहा है, कोई कुछ बन के बोल रहा है, जो जिसके मन में आ रहा है वही अपने को आचार्य घोषित कर दे रहा है। तथाकथित कितने शंकराचार्य बाजारों में घूम रहे हैं। वासुदेवानंद सरस्वती भी अपने वो भी हो गए हैं सब शंकराचार्य, उनको हमारे मुख्यमंत्री मानते हैं, इनको नहीं मानते हैं। और भी मुक्तेश्वरानंद जी को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये कई बार गाहे बगाए सरकार के खिलाफ टिप्पणियां कर देते हैं। अच्छा, सिर्फ ये
भाजपा की सरकार के खिलाफ नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं है। गाहे बगाहे जो भी सरकार रहती है, जिसको जो भी इनको लगता है गलत रहता है, उस पर गलत के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन अब जिस तरह से माघ मेले के अंदर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अमर्यादित व्यवहार किया गया, जो उनके ये थे, शिष्य थे, उनकी ये चोटी घसीटा गया, बिल्कुल पकड़ करके घसीटा गया, मारा गया। एक बुजुर्ग साधु बता रहे थे कि हमको जूतों से रौंदा गया। तो ये मतलब असह्य बातें हैं, लेकिन अभी हो रही हैं, और हमको लग रहा है कि आने वाले दिनों में इससे और बदतर तस्वीर दिखाई देने लगेगी। जिस तरह आपने शुरू में ही बात करी संवैधानिक संस्थाओं का, तो उसमें धर्म भी आता है, धर्म का भी एक है स्तर, लेकिन उसके साथ भी जो हमारे साथ है वही सही है, नहीं तो और कोई है नहीं। ये बात चल रही है, और संविधान पे लगातार प्रहार पर प्रहार होते जा रहे हैं, और होंगे अभी और होंगे। मुझे लगता है कि अगर ये खुदा न खास्ता, इनकी पूरी कोशिश है राजीव जी, जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया के तहत इनकी पूरी कोशिश है कि 2029 में कैसे भी हम 370-400 के पार हो जाएं, और उसके बाद फिर हमको जो करना होगा अपने मन से करेंगे, अपनी मनमर्जी का करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की अगर आदेश की अवमानना होती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, और इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ही लेगा ना। सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए इस बात का कि भाई पश्चिम बंगाल के मामले में चुनाव आयोग को जो हमने आदेश दिया था उस पर अगर अमल नहीं होता है, इट मीन्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये तो सुप्रीम कोर्ट को देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन बाद जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो उसमें शायद हमारे माननीय न्यायमूर्ति लोग इस पर कोई विचार करेंगे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ 2-3 चीज़ें, एक तो संवैधानिक संस्थाएं, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च, जहाँ पर उम्मीद की किरण रहती है। लोग हर जगह से जब थक हार जाते हैं तो लगता है कि वहाँ उन्हें जीत हासिल होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी अगर ये सब कुछ चल रहा है, और जस्टिस भुइयां की बातों को अगर बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत भी है, क्योंकि वो जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, जज हैं, तो उस हिसाब से उनकी बातों को गंभीरता से लेना भी चाहिए। और उस हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि देश में आखिर चल क्या रहा है। लोकतंत्र को और खासकर संविधान को खत्म करने की, अपने हिसाब से ढालने की, बदलने की जो कोशिश हो रही है, जो साजिश रची जा रही है, उस साजिश के रचने वाले लोगों में कौन कौन शामिल है। जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास, फिर प्रफुल्ल जी आपके पास आता हूं। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए, हम लोग कह रहे हैं कौन है आखिर सत्ता की कठपुतली, और कौन कर रहा है, कौन संविधान को खत्म करने की नई चाल चल रहा है, और इसमें अलग अलग संवैधानिक संस्थाएं, इन सब का जिक्र करना आज तब और भी जरूरी हो जाता है जब देश 77वां यानी 77th गणतंत्र दिवस कल मना रहा है। उसकी पूर्व संध्या पर यह चर्चा जरूरी है। राजीव जी, एक तो संविधान को खत्म कौन कर रहा है, तो संविधान को खत्म तो सरकार ही कर रही है, और संवैधानिक संस्थाएं अब उसके साथ हो गई हैं। अब सब मिलके जो इस संविधान पे ही हमला कर रहे हैं, ये देखने में आ रहा है। राजीव जी, जस्टिस उज्जवल भुइयां की टिप्पणी बहुत संकेत देती है, और उनकी टिप्पणी में एक बात और भी है, और उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका को सबसे बड़ा खतरा न्यायपालिका के अंदर से आ रहा है। ये भी कहा है उन्होंने। बिल्कुल। तो यानी न्यायपालिका को सबसे बड़ा खतरा अगर न्यायपालिका के अंदर से आ रहा है, और उनका ये कहना कि अगर लोग ये देखकर अंदाज लगा लें कि कौन किन जजों की बेंच है और फैसला क्या आएगा, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ रह जाती है। और राजीव, जब उमर खालिद का फैसला आया था तब भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि भाई 2 दिन पहले ही दूसरी बेंच बैठती है, वो UAPA के मामले में ही 2 साल जो है एक व्यक्ति जेल के अंदर है, तो देरी के आधार पर वो दे देती है जमानत, जबकि उसमें वो बम विस्फोट का आरोपी है, बम विस्फोट हुआ है, लोगों की जान गई है, वो है। लेकिन जब 2 दिन बाद दूसरी बेंच बैठती है, उमर खालिद और शर्जील इमाम के मामले को सुनती है, तो वही बेंच आतंकवाद की नई परिभाषा भी कर देती है, आर्थिक अपराध को भी उसमें जोड़ देती है, और अपने आदेश में ये भी जोड़ देती है कि आप आगे 1 साल तक आप अपील नहीं कर सकते, मतलब जमानत के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये कर देती है। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर सवाल उठेंगे। अब राजीव जी, उस बेंच में एक जो जज साहब थे, वो जज साहब भी गुजरात से पहले पटना ले जाए गए, पटना से फिर सुप्रीम कोर्ट लाए गए, और उनके नियुक्ति को लेकर जस्टिस BB नागरत्ना जो कॉलेजियम की सदस्य थी, उन्होंने डिसेंट नोट लिखा, और तत्कालीन CJI जो हैं जस्टिस गवई साहब, जिनके बारे में बताया जाता है कि भारत के पहले जो दलित और बौद्ध CJI थे और बहुत बड़ी क्रांति हुई, वो बन गए थे,
और बहुत उन्होंने सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा काम कर दिया। क्योंकि राजीव जी हम लोग खुश हो जाते हैं सिर्फ इसी बात पे कि एक दलित और बौद्ध जो है वो सीजीआई बन गया। इसी पे उन्होंने बाद में कहा कि उनका डिसेंट नोट जो था वो उस पर विचार हुआ था, उसमें दम नहीं था, इसलिए कॉलेजियम ने उसको नहीं माना। ये उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कहा। और जस्टिस गवई साहब भी जो थे राजीव जी, वो प्राइवेट जेट विमान से अरुणाचल प्रदेश का जब हुआ एक भवन का उद्घाटन हाईकोर्ट का, तो कानून मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के साथ एक ही हवाई जहाज से पहुंचे। और जाहिर सी बात है कि साथ साथ गए होंगे तो रास्ते में ये बात तो नहीं हुई होगी कि छोले भटूरे कैसे थे और आपने जो है वो कांजी बड़ा खाया कि नहीं खाया, ये बातें तो नहीं होंगी। बहुत बहुत सी बातें हुई होंगी, तो क्या क्या बातें हुई होंगी और उनके क्या क्या परिणाम निकले होंगे, ये सब सामने आ सकता है। और ये भी आया कि उनके भांजे जो थे वो कॉलेजियम में आ गए थे, तो ये सारी बातें भी आई। तो राजीव जी, अब जो जस्टिस उज्जवल भुइयां का कहना है कि खतरे न्यायपालिका के अंदर से ज्यादा आ रहे हैं, तो राजीव जी मुझे लगता है कि अब देश को सचेत होने की आवश्यकता है कि अगर न्यायपालिका, जिस पर सारी उम्मीदें आकर टिकती हैं कि भाई सरकार अगर अन्याय करेगी, विपक्ष अगर अन्याय करेगा, दूसरी संवैधानिक संस्थाएं अन्याय करेंगी, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का जो कस्टोडियन है वहां जाकर हमको न्याय मिलेगा। लेकिन अगर इस तरीके की बातें अंदर से आ रही हैं तो इसका मतलब परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं। आज ही राजीव जी संजय राउत जो शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कल जस्टिस सूर्यकांत जो थे वो पहुंचे एक जेट विमान से महाराष्ट्र में, और वहां उनकी अगवानी करने के लिए प्रोटोकॉल के तहत अधिकारी जाते, डीजीपी जाते, चीफ सेक्रेटरी जाते, ठीक है, समझ में आता है कि जाते, लेकिन वहां जेट के स्वागत करने के लिए एकनाथ शिंदे मौजूद थे। तो ये कौन सा प्रोटोकॉल है? तो राजीव जी अब ये भी आ रहा है। इसी तरीके से जस्टिस सूर्यकांत को लेकर जो है वो उसके कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं शहनवाज आलम, उन्होंने बहुत सख्त आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो मकर संक्रांति पर नायब सिंह सैनी के साथ जो थे और बीजेपी नेताओं के साथ जो थे कार्यक्रम में मौजूद थे। तो अब राजीव जी अगर इस तरह की चीजें आएंगी तो ये बहुत खतरनाक संकेत होंगे। हालांकि कल ही जस्टिस सूर्यकांत ने भी एक बहुत अच्छा भाषण दिया है और उन्होंने कहा कि जस्टिस डिलेड जो है वो अन्याय नहीं है बल्कि वो विनाश है न्याय का। ये उनकी टिप्पणी है जस्टिस सूर्यकांत की। तो अब देखना ये है कि राजीव जी जब फैसला आएगा, और पता नहीं कब आएगा, 10 साल के बाद आएगा कि 15 साल के बाद आएगा एसआईआर पर, तब हम देखते हैं कि न्याय का डिले जो है वो विनाश है कि क्या है, तब हम देखेंगे। तब जो जयशंकर जी कह रहे थे कि भाषण बहुत अच्छे दिए जाते हैं और जब फैसले आते हैं तो उनमें क्या होता है ये देखने में आएगा। हालांकि जस्टिस उज्जवल भुइयां के फैसले जो आए हैं राजीव जी वो बहुत मार्क के वाले आए हैं फैसले, और खासतौर से ईडी और सीबीआई को लेकर उनके फैसले बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनके। लेकिन सवाल ये है कि कब तक जस्टिस उज्जवल भुइयां सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे और कब तक बीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट में रहेंगी और कब ये सुप्रीम कोर्ट काय में बदल जाएगा, ये क्या पता राजीव जी। एक वो पिक्चर राजीव जी कभी देखी थी, बहुत छोटा सा उसका एक हिस्सा जो था वो ध्यान पड़ता है कि वो एक आदमी जो है वो पकड़ा गया है, उसको मतलब बंद किया गया है, और नेताजी भी वही हैं, डीजीपी साहब भी वही हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी वही हैं, और वो जाके जो है वो कहते हैं जज साहब की लाओ ये तुम्हारे पास जो कागज हैं ये मुझे तो मुझ पर सुरक्षित रहेंगे। अब वो हाथ में ले लेते हैं और फिर उठा के वो उसे जला देते हैं उसके सामने। तो यानी कि जज साहब जो है वो उठा के वो सबूत भी नष्ट कर देते हैं। राजीव देखिए, पिक्चरों में बहुत अतिरेक दिखाया जाता है, लेकिन क्या पिक्चरों से इस तरीके के वो भी लिए जाते हैं क्या? अब बहुत से अपराधी तो राजीव जी हम लोग देखते हैं वो क्राइम पेट्रोल तरीके के जो आते हैं कि पिक्चर देख के कोई अपराधी बन गया, क्या बन गया, तो अब पता नहीं राजीव जी क्या है। हालांकि आज मन की बातें हुई हैं। आप देखिए राजीव जी कितना बड़ा तमाशा है कि कल संविधान का मतलब स्थापना का दिवस है, गणतंत्र दिवस है। आज पूरे देश के मंत्री, मुख्यमंत्री, संतरी सब जो है वो एक साथ बैठकर मन की बात सुन रहे हैं। यानी देश इतना फालतू हो गया है कि हमारे सरकार मतलब टैक्स पेयर्स के पैसे से, और टैक्स पेयर क्या राजीव जी, अगर एक भिखारी भी जो एक साबुन भी अगर खरीदता है तो उसमें भी टैक्स देता है, वो भी टैक्स पेयर है। तो यानी 140 करोड़ लोगों के टैक्स के पैसे से ये मंत्री और संतरी जो हैं ये फालतू की बातें सुन रहे हैं। किसी भी आदमी की मन की बात सुनने लग जाते हैं, पूरे देश के संसाधन झोंक दिए गए मन की बात सुनने में। तो ये राजीव जी इस देश के अंदर अब चल रहा है। तो जो खतरे हैं वास्तव में राजीव जी, मुझको लगता है कि ये खतरे बहुत ज्यादा गंभीर हैं। विपक्ष अपनी आरोप लगा सकता है, सत्ता पक्ष अपनी बातें कह सकता है, वो उनका मामला है आरोप प्रत्यारोप का, हम उसमें नहीं जाते कि कौन किस पे क्या आरोप लगा रहा है। लेकिन एक नागरिक के नाते राजीव जी और एक राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार होने के नाते
हमको लगता है कि चिंताएं अब देश के अवाम की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए कि क्या वास्तव हम में जो है हम वो चीन और रूस के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। चीनी प्रतिनिधिमंडल अगर भाजपा के दफ्तर में आता है, उसका खैर मकदम किया जाता है, तो क्या ये बेसबब है? ऐसे ही है? क्या चीन से ही कुछ प्रेरणा ली जा रही है? जो बात जो थी वो झूला झुलाने की थी और वडनगर में साथ साथ मगरमच्छ पकड़ने की थी, तो अब क्या वो संविधान का गला पकड़ने तक पहुंच जाएगी इसी तरीके से? ये खतरे राजीव जी हो सकते हैं। बहरहाल राजीव जी, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि पूरी दुनिया में जो गणतंत्रों का या कहिए राज्यों का या एक व्यवस्थाओं का जो एक इतिहास है, वो 70 साल से लेकर 100 साल तक का अधिकतम रहता है। उसके बाद कुछ ना कुछ परिवर्तन गंभीर देखने को मिलते हैं। 77वां गणतंत्र दिवस कल हम मना रहे हैं राजीव जी, तो क्या हम भी अब उसी दिशा में बढ़ रहे हैं कि हो गए बहुत, करो अब चलने की तैयारी? तो क्या अब व्यवस्थाएं बदलने वाली हैं? इस हिंदू राष्ट्र में, जिसको कहा जा रहा है हिंदू राष्ट्र, वहाँ शंकराचार्य कूटे जा रहे हैं, तो कैसा हिंदू राष्ट्र होगा राजीव जी? वो भी ठीक है, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र होता भी है तो क्या इस हिंदू राष्ट्र में शंकराचार्य कूटे जाएंगे? ये इसी तरीके का हिंदू राष्ट्र होगा? आखिर क्या है ये हिंदू राष्ट्र, क्या होगा? तो राजीव जी चिंताएं बढ़ती हैं। एक तरफ आप हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप उसी हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु जो हैं शंकराचार्य, उनकी कुटाई भी करते हैं। तो ये भी है राजीव जी। तो बहरहाल चिंताएं बहुत ज्यादा हैं। संविधान को खत्म करने की नई चाल है, और सत्ता की कठपुतली कौन है राजीव जी? फिलहाल तो कहा जाए कि सभी कठपुतली हैं राजीव जी। अब वैसे तो ये है कि वक्त की से डरकर रहो, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, तो ये है। लेकिन राजीव जी जो तख्त पे बैठता है वो सोचता है कि वक्त बदलेगा नहीं, वो वक्त को पकड़ के वो लटक गया है। लेकिन राजीव जी जो वक्त की सुई को पकड़ के लटकने की कोशिश करते हैं, वो लटका भी दिए जाते हैं। इतिहास में तो राजीव जी ऐसा देखा गया है। जी, हम देखेंगे, आपने सुना होगा, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तो ऐसे इतिहास में बहुत अलग अलग शायरों ने, गज़लकारों ने बहुत रचनाएं ऐसी की हैं, कवियों ने। और दूसरी बात वक्त की आप कर रहे हैं, तो बहुत कुछ जो प्लॉट होता है अमलेंदु जी, वो प्लॉट यहीं, चाहे अगर प्रेमचंद लिख के गए कुछ, तो वो भी अपने जिस समय लिखा जाता है, कुछ बुना जाता है, वो हम अपने सामाजिक परिस्थितियों को कहीं ना कहीं देखते हैं और उसी को बुनने की कोशिश करते हैं, और वही कहानी और उपन्यास में हम दर्ज करते हैं, या कविताओं में, गज़लों में, शेरों शायरियों में। तो ये वक्त है। और इन सब के बीच जो अभी आप कह रहे हैं चला चली का बेला, तो 77 साल की बात कर रहे हैं हम, लेकिन 1932-33 और कैसे हिटलर का शासन आता है जर्मनी पे, और 1945 में कैसे हिटलर ख़त्म हो जाता है, ये सब ने देखा है। तो इसलिए ये ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं बार बार। इतिहास तो रिपीट करता है अपने आप को, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज़रूरी है कि हम उससे सबक लें। लेकिन क्या सबक ले पा रहे हैं? इतिहास के पन्नों को कुरेदेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पलटेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग का जिक्र करना भी ज़रूरी है। और चुनाव आयोग की मनमानी आखिर क्यों चल रही है, उसको सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना से कोई डर नहीं है। और चूंकि वहाँ पर पश्चिम बंगाल में ये सब कुछ बहुत खुले तौर पे हो रहा है, तो इसका जिक्र और ज़रूरी है। और आज इस गणतंत्र दिवस जब कल है, उससे पहले ये सब तो और भी ज़रूरी है। जनाना चाहता हूँ प्रफुल्ल जी आपके पास, कैसे देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग और ममता बनर्जी का भी आपने देख लिया। ममता बनर्जी ने जो ट्वीट किया है, बहुत गंभीर ट्वीट है, कैसे देखते हैं आप? जी, सभी को नमस्कार और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई। देखिए, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की चर्चा गुप्ता सरकार, जयशंकर सर कर रहे थे। इस शक्ति के जो पृथक्करण का सिद्धांत है, वह अस्तित्व के पृथक्करण का सिद्धांत नहीं है। एक ही अस्तित्व की तीन शक्तियां थी, इसीलिए ये आपस में इनका अंतःकरण तो एक ही होता है। और जाहिर है कि राजनीतिक गुणवत्ता के आधार पर ही तमाम गुणवत्ताएं निर्धारित होती हैं। ऐसा विरले ही होता है कि जो नौकरीजीवी होते हैं, जो वेतनजीवी होते हैं, वो अपने आकाओं के खिलाफ चले जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज भी नौकरी करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, तो उनकी भी अपनी जरूरतें होती हैं। ले दे की बात तो कही रहे थे। और ये जब तक बहुत निचले स्तर पर जाकर जब होने लगता है, तब खटकता है।
पत्रकारिता की बात करते हैं, एडवर्ड वर्क ने कहा था ब्रिटिश कॉमन हाउस में कि हम लोग 3 स्तंभ थे, जिसमें उन्होंने कुलीनबर्ग और अपने और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर होते हैं उनको और अपने लोगों को कहा था, और पत्रकारिता को कहा था कि ये चौथा स्तंभ है। एक भरोसा किया था, चौथा स्तंभ लोकतंत्र का, किसी और ने नहीं कहा था। तब से हम लोग बराबर इस बात को दोहरा रहे हैं कि चौथा स्तंभ होता है। और ये चौथा स्तंभ जो जिसने कहा एडवर्ड वर्क ने, मुझे लगता है कि उसी ने 1787 में वो के आसपास उसी ने वारेन हेस्टिंग्स पर अविश्वास का प्रस्ताव लाया था, इम्पीचमेंट का, ब्रिटिश इस पे, जबकि यहाँ पर कंपनी का शासन था। लेकिन स्वतंत्र भारत में यह सब नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान की पहली प्रतिश्रुति है, पहला कथन, पहला वाला यह है कि हम भारत के लोग, जो हम भारत के लोग के हम को विभाजित करता है, वी एंड अदर्स के ग्रुप में बांटता है, संविधान वहीं से खंडित होने लगता है। और आज की स्थिति यह है कि वी एंड अदर्स, वी का मतलब हो गया वे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा, उनके लोगों के पिछलग्गू हैं, अनुयायी नहीं पिछलग्गू हैं, क्योंकि वहां पर सवाल नहीं किया जा सकता है। जहां सवाल जिससे न किया जा सके उसके पीछे पीछे चलना, उसका अनुसरण करना अनुयायी होना नहीं, पिछलग्गू होना कहलाता है। तो उसके पिछलग्गू पूरे देश को बना दिए गए हैं। बाबा साहब ने जिस दिन यह कहा था, प्रशांत सर बहुत मार्मिक ढंग से इसकी चर्चा कर रहे थे कि संविधान की गुणवत्ता तो उसके हाथ पर, जिसके हाथ में संविधान को लागू करने का दायित्व है, उस पर निर्भर करे, उस गुणवत्ता निर्भर करती है। उसी में उन्होंने यह कहा था कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट इस संविधान से असंतुष्ट है। कम्युनिस्टों और खास करके सोशलिस्टों के असंतुष्टि का नतीजा भारत भोग रहा है। देश को आजाद हुए 20-22 साल नहीं हुए थे तब गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया, और गैर कांग्रेसवाद का जब नारा दिया गया, मैं पूरे सम्मान के साथ कहता हूं, फिर भी कांग्रेस चलती रही। 1969 में बैंकिंग इंस्टॉलेशन हुआ, क्या क्या नहीं हुआ सब छोड़िए, लेकिन 1975 में तो उन्हीं लोगों ने कहा ना कि अगर ये आरएसएस अगर फासिस्ट है तो हम भी फासिस्ट हैं, हम भी फांसीवादी। और ठीक है कि इमरजेंसी का विरोध करना उचित था, लेकिन किस हद तक, कौन सी कीमत चुका करके इमरजेंसी का विरोध किया गया था। और इमरजेंसी के पक्ष में या उसके तो कोई नहीं है, लेकिन इमरजेंसी का अभी तक कोई तार्किक विश्लेषण ढंग से लोग कर नहीं पाए हैं। खुद कुलदीप नैयर ने, अगर उनको इंदिरा गांधी के फैसले के खिलाफ अगर ये देखा जाए, तो कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में लिखा है, इनसाइड स्टोरी में लिखा था कि प्रधानमंत्री को जिस कारण से अपदस्थ कर दिया गया, तो ट्रैफिक रूल तोड़ने के कारण किसी प्रधानमंत्री को अपदस्थ किए जाने के बराबर है। जो आरोप उन पर थे, उन तमाम बातों की चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि इस गणतंत्र पर आघात एक दिन में नहीं आया है, लगातार लोग करते रहे हैं। और कौन किसकी कठपुतली है, इसकी अगर खोजबीन की जाए तो बड़ा मुश्किल ठहर जाएगा कि कौन किसकी कठपुतली है। असल में हम भारत के लोग का हम खंडित कर दिया गया है। और जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहेंगी नहीं, उनके मंत्री हैं शशि पांजा, अभी मंत्री हैं, जो अजीत पांजा की बेटी है, जो खुद बड़े वकील रहे हैं। उनकी बेटी को पूछा जा रहा है कि आप डिस्क्रिपेंसी आ गई कि आप अपना नागरिकता का या वोटर लिस्ट में शामिल होने का सबूत दीजिए, कारण बताइए। सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोगों को पूछा जा रहा है, नेताजी का जन्मदिन अभी गया है, उनसे पूछा, उनके परिवार के लोगों को पूछा जा रहा है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो सांसद हैं इस समय में, 4 बार 5 बार के सांसद, उनको पूछ रहे हैं तो ये कौन सा स्कीम है, कौन सा ये ला रहे हैं। और 1,34,00,000 लोगों को आपने डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसे ला दिया और आप ला नहीं रहे हैं, तो क्यों? सर, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का सवाल सुप्रीम कोर्ट तब उठाए ना जब उसकी मान का रक्षा करने वाला कोई हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर दे कि हाँ इन्होंने मेरी अवमानना की है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर सरकार उनकी उस पर कार्रवाई न करे तो, और सरकार का रवैया आप देख ही रहे हैं जी। जब हमारे उज्जवल भुइयां जी जो जस्टिस हैं, वो भीतर से जब कह रहे हैं कि हम पहले लोग वकील किया करते थे, आजकल लोग जज कर लेते हैं कि किसके केस पे कौन सा,
किसकी अदालत में किस बेंच में कौन सा केस जाएगा, और जज को देख करके अगर न्याय का अनुमान पहले से लगा लिया जाए और ये बात और कोई नहीं सुप्रीम कोर्ट के भीतर से उठ रही है, तो निश्चित रूप से खतरा सुप्रीम कोर्ट के भीतर से है। और आज क्या, कुछ दिन पहले ही जब ये थे तो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रास्ते पे आके देश की जनता को बताया था इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, उनका क्या हुआ? उन्होंने अपने इस बात का इस्तेमाल तो अपने राजनीतिक रूप से कर लिया, उसका फायदा उठा लिया, उनको तो कुछ हुआ नहीं। तो देश की जनता क्या करे, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। अभी देखिए शंकराचार्य पर जिस ढंग का यहाँ पर हमला हो रहा है, देखिए उनके व्यक्तिगत नागरिक अधिकार तो उनके हैं ही ना, कि नहीं है? मानवाधिकार उनके हैं कि नहीं है? मैं नहीं जानता कि ये बुलडोजर बाबा कौन है और वो किस संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। मैं इसलिए नहीं जानता हूं कि सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं नहीं जानता। बुलडोजर बाबा की जय बोल रहे थे, आई लव बुलडोजर बाबा। हिंदी और संस्कृत का शब्द भी नहीं मिला, अंग्रेजी में आई लव बुलडोजर बाबा। और शंकराचार्य के यहाँ घुस गए और हिंदू परंपरा की बात बोल रहे, कूटे जाएंगे। अरे और क्या क्या न कर देंगे ये लोग। मैं शंकराचार्य जी की परंपरा का ना उनका अनुयायी हूं न भक्त हूं, लेकिन मैं भारतीय नागरिक होने के नाते वे भारतीय नागरिक हैं, शास्त्रज्ञ हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और ये महसूस करता हूं कि उनका अगर इस ढंग से अपमान किया गया तो उसके पीछे का रहस्य क्या है। उसके पीछे का एक रहस्य ये है कि पूरी दुनिया को पहला ये संकेत ये है कि पूरी दुनिया को ये संकेत देना चाहते हैं कि हम तो अपने धर्मावलंबियों का भी इसी प्रकार नाश करते हैं अगर वो मेरा अनुयायी नहीं है, मेरा पिछलग्गू नहीं है। इस मामले में हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भेद नहीं करते हैं। हमारे पास एक ही यार्ड स्टिक है कि हमारा पिछलग्गू है तो वह भारतीय है, हमारा पिछलग्गू है तो वह सब कुछ है, अगर वह नहीं है तो नहीं है। तो ये पूरी दुनिया को संदेश देंगे। और दूसरी बात कि हिंदू धर्म को जिस प्रकार से हमने सत्ता के शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की बात की थी, ऐसा हमारे संविधान में क्यों डाला गया? बाबा साहब ने सब जगह देखा था। मुझे लगता है कि जर्मनी के संविधान में इसकी बड़ी गहन चर्चा है और हमारे यहाँ भी चर्चा है। बाबा साहब ने इसको इसलिए लाया कि हमारे यहाँ क्या किया गया था, हमारे यहाँ राज्याधिकरण, न्यायाधिकरण और धर्माधिकरण तीनों एक जगह हुआ करता था। तो बाबा साहब ने देखा कि इसमें एक जगह होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें होती है। कोई भी जो राजतंत्र होता है इन तीनों अधिकरणों को एक जगह केंद्रित करके काम करता है। तो उन्होंने कहा कि अगर राजतंत्र के खतरों से बचाना है इसको तो तीनों अधिकरणों को अलग अलग किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास तो अपनी सेना नहीं न है। सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी लॉ इन्फोर्स करने के लिए अपनी फोर्स तो नहीं है ना। एक नैतिक बल है और सरकार को कहने का अधिकार है या राष्ट्रपति को कह सकते हैं। आज के दिन कहना नहीं चाहिए, फिर भी ठीक ही कहा है कि अगर दुखी होते हैं, अगर किसी आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है और राष्ट्रपति खामोश रहती हैं जबकि वो खुद आदिवासी, तो दुख होता है। कौन करेगा संविधान की रक्षा? आज गणतंत्र दिवस कल है, इसकी पूर्व संध्या पर मैं आपको सलाम करता हूं। लेकिन क्या इसकी ये पूर्व संध्या क्या गणतंत्र की संध्या है? ऐसा नहीं है। 77 साल का मुहावरा जिन लोगों ने रचा है, बनाया है, अमलेंदु सर ठीक ही कह रहे थे। उन्होंने यही रचा था कि एक क्रांतिकारी के, एक सक्रिय राजनेता की उम्र, मतलब जो क्रांति में होते हैं उनकी उम्र 2.5 से 3 साल होती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और संविधान क्या, हमारा संविधान तो एक वह संविधान अगर जड़ हो जाए तो 77 साल में खत्म हो जाता है। हमारा संविधान जड़ नहीं है, लगातार प्रवाही संविधान है हमारा जी। इसके कानून में लगातार बदलाव सुधार होते रहे हैं और ये हमारे अनुकूल उनको लगातार बनाया जाता रहा। इस संविधान की बुनियाद पर जो आघात पहुंचाएगा वह भारत की पूरी संरचना पर आघात पहुंचाएगा। यही वो संविधान है जिसने भारत को एक सुगठित राष्ट्र के रूप में खड़ा किया हुआ। नहीं तो बाल्कनाइज होते हमको कितनी देर लगती। उन्होंने तो जो लाया गया था कैबिनेट मिशन के डॉक्यूमेंट को जो आज भी देख लेंगे तो जिस भारत को आजाद करने की कल्पना लेकर के आया था एबीसी ग्रुप बना करके, तो उससे पता चल जाता कि भारत की संरचना क्या होती। देश को शुक्रगुजार होना चाहिए बाबा साहब का, नेहरू जी का, गांधी जी का, जिन्होंने इस बात को पकड़ा। जिन्ना तो तैयार थे एबीसी को मानने के लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं। और इसमें माउंटबेटन की भी अपनी एक भूमिका थी। शिमला गए थे समझाने के लिए नेहरू जी को, इसको मान जाइएगा, इसमें क्या खतरे हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। तो शिमला समझौता जो उस समय में हुआ था, तो बहुत सारी बातें हैं। आपने कहा किसकी कठपुतली है, रामचरितमानस में तो ये कहा गया है
कि क्या उमा दारू जोशित की नाई, जोशित कहते हैं दारू मतलब लकड़ी और जिसे दरख्त बनाया था, और जोशित मतलब कठपुतली। उमा दारू जोशित की नाई सबई नचावे राम गोसाई। जो कठपुतली की तरह सबको नचा रहे हैं, हमारे जो इंटीग्रिटी ऑफ इंडिविजुअल, हमारे अगर अधिकरणों में जो न्यायिक संस्थाओं में संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वे संवैधानिक पद और वैधानिक पद, स्टेचुटरी पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन के अंतर को नहीं समझ पाए, तो संविधान के संविधान को माथा से भले ही ठेकाएं, संविधान को माथा लगाने की जरूरत नहीं, अगरबत्ती दिखाने की चीज नहीं। संविधान पालन करने की चीज है। ये तो उसी दिन तय हो गया था। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि कौन कर रहा है, तो करने वाला जो वहां बैठा हुआ है, जहां सिट्टी पिट्टी गुम है, जहां से नोटिस आ रहे हैं, उनकी भी एक भूमिका है और उनकी भी एक भूमिका है। हम गरीब लोग तो सिर्फ इतना जानते हैं कि संविधान के रहते हुए अगर हमें सत्ता अपनी कठपुतली बनाने में कामयाब हो रही है, तो हमारा पहला काम यह है कि हम संविधान के पक्ष में खड़े हो जाएं। सारे विवाद बाद में देखे जाएंगे, लेकिन इस समय तो यही है कि हम संविधान के साथ खड़े। जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। दो बातें, आदिवासियों का जिक्र आप कर रहे थे। अभी बीएमसी में आदिवासी मेयर हो सकता था या हो सकती थी बीएमसी में, लेकिन आदिवासी की पर्ची नहीं डाली ही नहीं गई पर्ची, तो निकलेगी क्या, कह दिया गया। बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात कर रहा हूं दोस्तों, जहां अभी चुनाव समाप्त हुआ है, और वो भी 9वें साल में जाके 2017 में चुनाव हुआ था। उसके बाद 2027 में 10 साल हो जाता, 2 टर्म, लेकिन चुनाव नहीं करवा रहे थे और चुनाव करवाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जिसने कहा था कि 31 जनवरी तक चुनाव फाइनल कर लीजिए। चुनाव हुआ, लेकिन चुनाव में क्या हुआ, एक आदिवासी के साथ में कैसे यहाँ साजिश रची गई, उसकी बानगी सामने है। दूसरा, अभी आपने देख लिया, अभी प्रेम कुमार जी बता रहे थे, शिबू सोरेन जिनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए, हमारे साथी जयशंकर जी भी कह रहे थे, लेकिन भारत रत्न और पद्म विभूषण तो दूर, पद्म भूषण, और मैं देख रहा था पद्म भूषण की लिस्ट में कौन कौन है, जबकि आप देखिए पद्म विभूषण में धर्मेंद्र का नाम है। अच्छी बात है, धर्मेंद्र को दीजिए आप, कलाकार हैं, अभी गुजरे हैं, इस दुनिया को छोड़ के गए हैं, अच्छे पॉपुलर कलाकार रहे हैं, लेकिन क्या शिबू सोरेन ने एक आदिवासी अस्मिता को जगाए नहीं रखा क्या? ये भी देखना होगा। बिहार का वो एरिया और आज झारखंड है, झारखंड एक अलग राज्य और उसकी एक अलग पहचान अगर बनी है तो शिबू सोरेन जैसे तमाम आदिवासी कर्मठ नेताओं के कारण बनी है और उसमें सबसे ऊपर रहे हैं। तो इसलिए उनको न देकर, और देश की राष्ट्रपति जो यानी प्रथम जो सिटीजन है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, वो आदिवासी हैं, उसके बाद अगर हो रहा है, उनकी नाक के नीचे अगर ये हो रहा है, तो आज उनसे ये सवाल किया जाना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए सवाल, और हम लोग तो करना ही चाहिए हम लोगों को। मगर इन सब के बीच एक बात और आप लोगों में से मुझे लगता है जयशंकर जी या प्रशांत जी ने बात की थी कि जस्टिस सूर्यकांत या अमलेंदु जी ने, जस्टिस सूर्यकांत जो गए अभी मुंबई पहुंचे, महाराष्ट्र गए और उनको लेने शिंदे गए, इस पर संजय राउत ने टिप्पणी की है। उनकी बाइट सुन लेते हैं, फिर प्रशांत जी आपके पास आता हूं। जरा संजय राउत की बाइट सुनिए। देखिए, ये राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, और हम एक जिस पारदर्शिता की बात हमेशा करते हैं न्याय व्यवस्था में, उसके खिलाफ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी कल परसों मुंबई में आ गए, आगमन हो गया एयरपोर्ट पे उनका स्पेशल जेट से। तो उनके स्वागत के लिए सरकार की तरफ से चीफ सेक्रेटरी, प्रोटोकॉल सेक्रेटरी जाने चाहिए और अधिकारीगण जाते हैं, ये ही कानून कहता है। हाँ, लेकिन मैंने देखा उनके हवाई जहाज के नीचे कौन खड़े थे? मिस्टर एकनाथ शिंदे, डेप्यूटी सीएम, आशीष शेलार। कौन से हिसाब से लोग वहां खड़े थे? इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि एकनाथ शिंदे का एकनाथ शिंदे वर्सेस शिवसेना, मसली शिवसेना,
एक कानूनी प्रक्रिया जस्टिस सूर्यकांत जी के बेंच पर चल रही है, बेंच के सामने चल रही है। मैं शिंदे एक पार्टी है इस कानूनी लड़ाई की, और जस्टिस सूर्यकांत को निर्णय देना है, 3 साल से प्रलंबित है। तो एक पार्टी जो है आपका स्वागत कैसा कर सकती है? नहीं कर सकती। बाद में यही एकनाथ शिंदे ने जस्टिस सूर्यकांत का सत्कार किया, सम्मान किया, जाकर उधर वो भी स्वीकार किया जस्टिस सूर्यकांत ने। होटल ताज पैलेस में ये एकनाथ शिंदे सूर्यकांत जी के कमरे के बाहर घंटों तक खड़े थे। क्यों? क्या चल रहा था? ऐसे में हम न्याय की अपेक्षा कैसे करें? 3 साल से तारीख पे तारीख चल रही है। 4 चुनाव टल गए हमारे। शिवसेना किसकी है, धनुष्यबाण किसका है, तीर कमान किसका है, ये फैसला जस्टिस सूर्यकांत को देना है। और जिसके खिलाफ हमने ये मुकदमा दायर किया है, ये व्यक्ति के साथ जस्टिस सूर्यकांत बार बार दिखते हैं। मुझे लगता है सूर्यकांत जी ने जो कल कहा है, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाय, नॉट ओनली डिनाय बट जस्टिस डिस्ट्रॉय। तो हम ये कहेंगे कि शिवसेना के बारे में जस्टिस डिस्ट्रॉय की प्रक्रिया खुद जस्टिस सूर्यकांत ने की है। जस्टिस डिस्ट्रॉय कह रहे हैं या संजय राउत बहुत दुखी मन से कह रहे हैं कि देखिए 3 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, लगभग 4 साल, और यहाँ सवाल है कि शिवसेना आखिर ओरिजिनल शिवसेना किसकी है और इसकी लड़ाई, और उधर एनसीपी ओरिजिनल किसकी है। ये दोनों, एनसीपी और शिवसेना दोनों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है। अभी 23 तारीख को उस पर सुनवाई होनी थी, तारीख दी ही नहीं गई। हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि बहुत बड़ा दिन होगा, शायद इस पे कोई फैसला आ जाए। आगे 2 दिन बिल्कुल सुनवाई होनी थी, हमने भी किसी चर्चा में इसका जिक्र भी किया था। लेकिन होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट में बताया ही नहीं जाता है कि अगली तारीख क्या है और आज क्यों सुनवाई नहीं हुई। कहीं कोई नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। और जस्टिस सूर्यकांत पहुंचते हैं मुंबई, और सही कह रहे हैं यहां संजय राउत, बयान इनका जो भी हो, पॉलिटिकल हो या जो भी हो, लेकिन सवाल यह है कि एक पार्टी है, वो पार्टी, चलिए वो मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिसीव करने वाला प्रोटोकॉल के हिसाब से कौन होगा, यह भी तय है। फिर यह क्या कर रहे थे, सवाल है। और इसीलिए यहां पर बहुत सारे सवाल एक साथ खड़े होते हैं इन तमाम मसलों पे। प्रशांत जी। बिल्कुल संजय राउत की बात में दम है कि सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला दिखता है। अब कल अगर ये फैसला आता है जो शिवसेना शिंदे के पक्ष में अगर जाए तो क्या समझा जाए? जो दिख रहा है वो समझा जाएगा। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस स्थिति को अवॉइड करना चाहिए था। ऐसा नहीं कि अगर सीजीआई नहीं चाहते तो फिर भी ये होता, ऐसा नहीं है। ये उन्होंने होने दिया, और इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को दिखना नहीं चाहिए था। कम से कम एक बात कही जाती है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। तो दिख रहा है न्याय कैसे होगा। और अब आप पूरे देश की स्थिति इस वक्त देखिए, 2 परस्पर ध्रुवीकरण जो एक है वो संविधान के बीच में ध्रुवीकरण है। एक संविधान को नष्ट करने वाली शक्तियां हैं जो संविधान को नहीं मानती हैं, उस संविधान के खिलाफ आर्टिकल लिखते हैं, सरकार में रहते हुए आर्टिकल लिखते हैं। विवेक देबरॉय अब नहीं है दुनिया में। तो कौन लोग हैं जो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे थे कि 400 सीटें मिल जाए तो संविधान को हम बदल देंगे। एक ये शक्तियां हैं जिसमें सत्ता है, जिसमें कॉर्पोरेट है, जिसमें एक मीडिया का गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं वो है, जो समाज को बांटने का काम करने वाले लोग हैं, अपराधी हैं, उसमें एजेंसियां हैं, उसमें बेईमान और भ्रष्ट लोग हैं। और दूसरी तरफ एक समाज का हिस्सा है जो शोषित वर्ग है, जो नैतिक भी है, जो अपने अधिकारों के लिए सचेत है, वो संविधान को साथ में लिए खड़ा हुआ है।
और ये संघर्ष भारत में चल रहा है, संविधान के पक्ष में और संविधान के खिलाफ। दुर्भाग्य ये है कि इस वक्त जो संविधान के खिलाफ शक्तियां हैं वो ताकतवर दिखती हैं, लेकिन बहुत तेजी से स्थिति बदल रही है। अब आप देखिए कि 2024 के इलेक्शन को देखिए, संविधान मुद्दा था, 400 पार का टारगेट था, 240 पर टिक गए। तो संविधान एक मुद्दा बन गया है। और जैसा मैंने कहा कि अभी आप जाइए कहीं गांव में जाइए, हम लोग भी बिहार गए थे और तमाम चुनाव में जाते ही हैं बाहर, और हम लोगों से मिलते हैं तो आप देखिए कि संविधान अब जो है वो लोगों के बीच में विमर्श का हिस्सा बन चुका है। और जो यंगर जनरेशन आ रही है, जिसकी बात अभी होना शुरू हुई है, जेन जी, वो जेन जी भी संविधान को उठाए हुए खड़ी है। जी। तो ये एक संघर्ष है, एक संक्रमण काल है। और क्योंकि ताकतवर लोग हैं, उनके पास कॉरपोरेट है, उनके पास पैसा है, मीडिया का बड़ा हिस्सा है, तो एक पर्दा तो दिखता है कि हाँ ये लोग बड़े शक्तिशाली हैं और ये संविधान को खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो शक्ति है वो बहुत बड़ी है, बहुत व्यापक है, और उसका धीमे धीमे हम देख रहे हैं कि वो जो है संविधान का विमर्श बड़ा होता जा रहा है। और आगे आने वाले चुनाव में उसी के संविधान को ही नष्ट करने का एक तरीका निकाला गया है, एसआईआर। जब 2024 में मनमाफिक रिजल्ट नहीं आया तो हरियाणा, महाराष्ट्र और हुआ, दिल्ली हुआ, जिसमें कि चुनाव की प्रक्रिया पे बड़े गंभीर सवाल खड़े हुए। राहुल गांधी ने इन्वेस्टिगेशन करके निकाला चीजों को, तमाम मीडिया के लोगों ने निकाला कि कैसे रातों रात बढ़ गए मतदाता। अब उसी को लीगल तरीके से किया जा रहा है, एसआईआर के जरिए। लीगल भी नहीं है वो, अभी सुप्रीम कोर्ट में सेमिनार चल रही है, लेकिन एसआईआर जो है वो एक संविधान को खत्म करने की खुले साजिश है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जो संविधान को बचाने वाली शक्तियां हैं वो बहुत व्यापक है। बहुत संघर्ष जो है वो होगा, और संघर्ष चल रहा है इस वक्त। जो हम देख रहे हैं देश में, समाज में, राजनीति में, सत्ता में, वो सब वही है कि समाज के संविधान के पक्ष में कौन है और संविधान का विरोधी कौन है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं प्रेम कुमार जी? जी राजीव जी, देखिए, संविधान को जो बचाने की जिम्मेदारी जिन पर है वो वास्तव में आज उससे चूंकि मुकर रहे हैं, इसलिए जो आम जनता है जिनकी शक्तियां उन में सन्निहित है, उन संस्थानों में, वो जनता चिंतित है। आज ये यूं ही मैं राहुल गांधी के स्टेटमेंट को याद करूंगा जो उन्होंने 1 या 2 दिन पहले ट्वीट किया था कि गुजरात में एसआईआर के संदर्भ में कि चुनाव आयोग साजिश कर रहा है, वोट चोरी की साजिश में शामिल है। मतलब एकदम खुल्लम खुल्ला आरोप है ये कि चुनाव आयोग वोट चोरी की साजिश में शामिल है। अब इससे बड़ा आरोप तो कुछ हो नहीं सकता। आज चुनाव आयोग का जन्म दिवस है। 1950 में आज के ही दिन चुनाव आयोग पैदा लिया था, और वोटर्स डे 2011 दिन से मनाया जा रहा है। तो इसको अगर हम कनेक्ट करें तो चुनाव आयोग किसके लिए बना? वोटर्स के लिए बना, वोटर्स के अधिकारों के लिए बना, संविधान के तहत बना, संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए बना। और अगर वही बेसिक बात पूरा करने में वो आयोग अक्षम हो गया है तो भंग कर दिया जाना चाहिए ऐसे चुनाव आयोग को। बिल्कुल। फिर हमें कोई दूसरा तरीका निकालना चाहिए कि कैसे चुनाव हो सकता है। अगर ये चुनाव आयोग ही एसआईआर के जरिए, और एसआईआर जिसका फैसला चुनाव आयोग नहीं लेता है, इसका फैसला कोई और लेता है, और ये चुनाव आयोग की ओर से बताया गया है, आरटीआई में जो बताया गया है कि चुनाव आयोग ने फैसला नहीं लिया एसआईआर का,
तो एसआईआर का फैसला चुनाव आयोग नहीं ले रहा है। एसआईआर में क्या हो रहा है इसमें बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है, और जो बातें सामने आ रही हैं विपक्षी दल बता रहे हैं कि ये सुनियोजित तरीके से वोटर लिस्ट तैयार किए जा रहे हैं, मनमाफी वोटर लिस्ट। तो इसका मतलब है कि चुनाव व्यवस्था को तहस नहस करने के लिए अब चुनाव आयोग खड़ा दिख रहा है या इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बातें खतरनाक हैं और इसकी चिंता करने का दायित्व हमारे यहाँ दो ही जगह है, एक तो संसद और दूसरा न्यायपालिका। इसके अलावा कोई जगह तो नहीं है जहां इस पर चिंता हो सकती है। तो ये दोनों जगह अगर चिंता नहीं हो रही है तो इसको चिंता करने के लिए आवाज उठाना ये हमारी बेचैनी है, जनता की बेचैनी होनी चाहिए। अगर सब कुछ खत्म हो जाए कि बेचैनी भी मर जाए तो फिर जो हो रहा है वो और अपने क्रूर रूप में सामने आएगा, फिर वो होगा। लेकिन हमें लगता है कि बेचैनी भी जिंदा है, इसी वजह से हम बहस करते हैं, चर्चा करते हैं। दूसरी तरफ वो शक्तियां जो इस संवैधानिक व्यवस्था को अपने नियंत्रण में लेने के लिए सक्रिय रहती हैं वो भी सक्रिय है निश्चित रूप से। हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे पद्म विभूषण पद्म सम्मान को लेकर के, शिबू सोरेन जी की बात की हमने। भाई हमने देखा वीएस अच्युतानंद जी का भी नाम है, कम्युनिस्ट पार्टी के, उनको पद्म विभूषण में नाम है। तो वो चूंकि चुनाव वर्ष है केरल में, भाई केरल में चुनाव वर्ष है तो वीएस अच्युतानंद जी को वहां दिया गया सम्मान। अब झारखंड में चुनाव नहीं है और न तो इधर चौधरी चरण सिंह जी को जब दिया जाता है तो जयंत चौधरी जी चले जाते हैं एनडीए में। ऐसी भी परिस्थिति नहीं है। अगर हेमंत सोरेन सौदा कर लेते, बहुत चर्चा अखबार में आ रही थी कि हेमंत सोरेन जाने वाले एनडीए में और शिबू सोरेन को भारत रत्न मिलने वाला है, ये चर्चा तो थी ना जी। लेकिन भारत रत्न नहीं मिला और शिबू सोरेन भी उनके बेटे हेमंत सोरेन भी एनडीए में नहीं गए। तो इसका मतलब चर्चा सही थी। अगर ये चले जाते एनडीए में तो आज भारत रत्न मिल चुका होता शिबू सोरेन को। ये सच है, अब इससे बड़ा सच कुछ नहीं हो सकता। अब इसलिए हम कहते हैं शिबू सोरेन नहीं देते भाई, पद्म भूषण देने का क्या मतलब है? आप आदिवासी होने का आप अपमान कर रहे हैं क्या भाई? शिबू सोरेन का मतलब क्या है? शिबू सोरेन का मतलब है इस देश के आदिवासी, इस देश के सिर्फ झारखंड के नहीं, इस देश के आदिवासी, यानी इस धरती पर सबसे पुराने लोग जो रहने का दावा करते कि मूल अधिकार हमारा है, उस आदिवासियों को उनकी पहचान दिलाने का काम, संगठित करने का काम जो किया है जिस व्यक्ति ने, उसका नाम शिबू सोरेन है। भाई बिरसा मुंडा के बाद में कोई दूसरा नाम अगर आता है तो शिबू सोरेन का आता है। बिरसा मुंडा के बाद इतना बड़ा नेता कोई नहीं हुआ, तो आप बिरसा मुंडा को तो नहीं जाएंगे भारत रत्न देने के लिए, वो उन सबसे ऊपर उठ चुके हैं, भगवान की श्रेणी में आते हैं। लेकिन भारत रत्न का अगर कोई हकदार है तो आजादी के बाद के इतिहास में भाई शिबू सोरेन से बड़ा कोई हकदार नहीं हो सकता। लेकिन उनको नहीं मिलेगा, और तब नहीं मिलेगा जब राष्ट्रपति आदिवासी हैं। भाई राष्ट्रपति आदिवासी हैं, इसके बावजूद यही राष्ट्रपति जब शिबू सोरेन को पद्म भूषण दे रही होंगी, अरे वो तो शर्म से गड़ जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का राजनीतिक जो जीवन है वो शिबू सोरेन के आशीर्वाद से है, इस बात को समझिए। और न जाने कितने आदिवासी और गैर आदिवासी नेताओं को शिबू सोरेन ने पैदा किया है। भाई किस मुंह से ये पद्म भूषण देंगे? मैं वो बात उठा रहा हूं, कितनी शर्मिंदगी होगी व्यक्तिगत रूप से द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, इस बात की मैं कल्पना कर रहा हूं। जी राजीव जी। अभी आपने केरल का जिक्र किया था, मैं देखने लगा कि केरल को क्या क्या मिला है। छोटा सा राज्य है और मिलना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए, मज़ेदार है, ये आप लोगों को भी सुनना चाहिए। पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है, 5 ही है, हाँ 5 है। 5 लोगों को पद्म विभूषण है और 5 में से 3 केरल से हैं। 5 में से 3 पद्म विभूषण में केरल से हैं। पहले केटी थॉमस, पब्लिक अफेयर्स में, आप जानते हैं केटी थॉमस को आप लोग। फिर
पी नारायणन लिटरेचर एंड एजुकेशन केरल से, और वीएस अच्युतानंदन आप जानते हैं पब्लिक अफेयर्स मुख्यमंत्री रहे, ये केरल से। तो 3 तो ये हो गए। चौथे धर्मेंद्र साहब हो गए मरणोपरांत, और 5वें एन राजम, ये हैं उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से हैं ये। तो ये 5 में से 3 लोगों को इसमें पद्म भूषण में मैं देख रहा हूँ केरल में 1 2 पद्म भूषण में, केरल पद्म भूषण में 13 लोगों को पद्म भूषण है, जिसमें से 2 यहाँ भी हैं केरल के। अब पद्म विभूषण पद्मश्री अवार्ड जो हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर पद्मश्री जो सबसे पहला स्टार्टिंग वाला, इसमें भी केरल के हैं। पहले नंबर पे ही केरल है, मैं देख रहा हूँ। पद्मश्री में भी पहले नंबर पर केरल है। ए मुथुनयंगम ये हैं, और इनके अलावा केरल के और भी होंगे, मैं अब देखूंगा क्योंकि लंबी लिस्ट है। 113 लोग हैं उसमें पद्मश्री में। हाँ, केरल और भी नीचे देख रहा हूँ मैं, सोशल वर्क के लिए कोलाकाल देवका के डी अम्मा जी सोशल वर्क के लिए, ऐसे ही और भी हैं। तो ये ओवरऑल आपको समझ में आना चाहिए कि जब चुनावी राज्य है, और ऐसे और भी देख सकते हैं हम, उधर हो सकता है असम से, असम का भी काफ़ी नाम है, असम से है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, लेकिन केरल फोकस राज्य है इसलिए क्योंकि तिरुवनंतपुरम में भाजपा का मेयर चुन के आया है, भाजपा का। तो फिर एक उम्मीद जगी है नरेंद्र मोदी जी को। और चलो जी, खैर कोई बात नहीं, चलते हैं थोड़ा सा जल्दी से। पहले प्रफुल्ल जी आपके पास आता हूं, फिर जयशंकर जी क्लोजिंग, और समय 8:32, समय पता नहीं चलता है समय कब निकल आता है। प्रफुल्ल जी। सर, मैं बहुत जल्दी से कह रहा हूँ, देखिए शिबू सोरेन को मिलना चाहिए था, जिस प्रकार से प्रेम सर ने कहा, उसका पूरा समर्थन तो करता ही हूँ। और इसमें उनकी दृष्टि दिखती है कि वो केरल में जहाँ से शंकराचार्य आते हैं, और केरल से ही आते हैं, तो केरल वालों को शंकराचार्य की परंपरा का अपमान भी दिखेगा, तो ये तो अपने डाल काटते हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि शिबू सोरेन बहुत बड़े नेता थे, मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, लेकिन झारखंड आंदोलन का श्रेय अगर हम बात करते हैं तो जयपाल सिंह मुंडा का वो जरूर याद करना होगा, क्योंकि 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस के रामगढ़ कॉन्फ्रेंस में नेताजी के सामने उन्होंने अलग झारखंड राज्य की मांग की थी 1940 में। और शिबू सोरेन तो 70-69 में जुड़े थे इनसे, तो वो ये कहना कि झारखंड आंदोलन की मांग उन्होंने शुरू की, ऐसा नहीं है। हाँ, वो बहुत बड़े नेता थे। आजादी के पहले की बात है, आजादी के बाद की बात है, वो आजादी 1940 आजादी के पहले की बात है। जी, लेकिन इसमें हम लोग आंदोलन कभी स्थगित नहीं रहा सर। आंदोलन 1940 से विनोद बिहारी महतो और निर्मल महतो तमाम लोग थे, आंदोलन कभी स्थगित नहीं रहा, लेकिन गुरु जी का बहुत महत्व था और उसके अपने कारण थे। हाँ, ये ठीक है कि वो जो तमाम, हाँ देखिए प्रेम कुमार जी जी, प्रेम कुमार जी जी, आजादी की लड़ाई भी तो बहुत पहले से शुरू हो गई है ना, लेकिन फिर महात्मा गांधी जी की जो भूमिका है आजादी की लड़ाई में, वैसे ही आप झारखंड में देखिए, जयपाल सिंह बांद्रा ने ठीक है उस आवाज को बुलंद की, लेकिन वो लड़ाई जो अपने रूप में आई कि एक स्टेट बन गया, उस लड़ाई वो महात्मा गांधी हैं झारखंड आंदोलन की। जी चलिए जी, हाँ, चलिए आपका कहना सच हो सकता है, फिर कभी बात करेंगे इस पर, और उनका महत्व कहीं से कम नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो बात मैं अभी कहना चाह रहा हूँ उसमें कि जो लॉर्ड हेवर्ट थे, जिन्होंने 1924 में कहा था कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए, लॉर्ड हेवर्ट, लेकिन उनका मतलब ये नहीं था कि न्याय को भीड़ के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो भीड़ से न्याय किया जाता है, और भारत में न्याय तो लिफाफा बंद और प्रोटेक्टेड विटनेस के आधार पर न्याय हो रहा है। आज तक राफेल का न्याय क्या हुआ पता नहीं। तो ये हमारे यहाँ तो न्याय की हालत। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लिफाफा बंद और प्रोटेक्टेड विटनेस। इंतजार कर रहे हैं, 1 साल से पहले ये प्रोटेक्टेड विटनेस के जो बयान हैं वो पूरे ले लिए जाएंगे, या 1 साल तक उमर खालिद को इंतजार करना होगा। चलिए खैर, एक बात, चूंकि गणतंत्र दिवस है तो मैं 2 बात और कर दूं कि चुनाव आयुक्त के
पद मुक्ति का मामला जितना जटिल है, उसकी नियुक्ति का मामला उतना ही सरल है। उसकी नियुक्ति के मामले में संविधान, इसकी लोकसभा की और राज्यसभा की भूमिका निश्चित रूप से होनी चाहिए। जिस प्रकार स्पीकर का कम से कम चुनाव होता है, और आज राज्यपाल जब सरकार से टकरा रहे हैं और केंद्र सरकार डीएम टू सीएम सरकार चलाना चाहती है राज्यपाल के माध्यम से, और चुने हुए मुख्यमंत्री को मतलब निरर्थक बना देना चाहती है, ऐसे में एक बार फिर संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी, जहां राज्यपाल का चुनाव होना चाहिए। जैसे कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, वैसे उसका चुनाव होना चाहिए और इसको वहां से मिलना चाहिए। रही बात कि अगर वह संवैधानिक सत्ता चुने होने से खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो ये उससे ज्यादा खतरा है कि एक नियुक्ति पत्र लेकर के हाथ में लेकर के आते हैं गृह मंत्रालय से, और पूरे राज्य के महामहिम होकर के सीट पर बैठ जाते हैं। अब इस पर विचार किया जाना चाहिए, जरूर कोई नई पद्धति विकसित करनी चाहिए। सर जी बिल्कुल बिल्कुल। जयशंकर जी, क्लोजिंग जल्दी से। नहीं राजीव जी, इतनी सारी बातें हो गई हैं, मतलब यही है कि अभी जैसे इसका जिक्र प्रफुल्ल कर रहे थे, उस पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी पिछले बार ही बात से। देखिए, जिस तरह से राज्यपालों का जो आया है चरित्र सामने आया है, जिस तरह से अभिभाषण जो विधानसभा में राज्य सरकार का लिखा हुआ दो तीन वाक्य पढ़ करके उन्होंने छोड़ दिया, इससे बड़ा संविधान को धता और क्या बताया जा सकता है। जी। आप कल्पना कीजिए कि आज जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो आज राष्ट्र के नाम संदेश पढ़ रही थी, अगर उसमें से केंद्र सरकार द्वारा लिखा हुआ भाषण या उसको हटा करके अपनी बातें करने लग जाती तो क्या होता, या कह देती कि नहीं साहब, हम इस भाषण से सहमत नहीं, हम ये भाषण नहीं करेंगे, तो क्या होता। या अभी कल जब बजट सत्र शुरू होगा 28 तारीख से, उस दिन अगर अभिभाषण करते हुए राष्ट्रपति अगर 3-4 वाक्य पढ़ने के बाद कह दें कि मैं जा रही हूं, तो क्या होगा। मतलब इतनी संविधान के साथ जो खिलवाड़ करने की जो परंपरा चल पड़ी है। राज्यपाल भाई, चुनी हुई सरकार जनता ने चुनकर भेजा है एम.के. स्टालिन को, विजयन को, ममता बनर्जी को, अपने ये सरदार जी क्या नाम है, मान साहब हैं, भगवंत सिंह मान को, उनके ऊपर उनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है। राज्यपाल की कौन सी जिम्मेदारी है। राज्यपाल केंद्र का एक वहां पे नियुक्ति किया हुआ आदमी है, उसका है कि संवैधानिक ढांचा न टूटने पाए राज्य में, उसका वो ये चौकीदार है एक तरह से है, लेकिन वो मालिक हो जाएगा और वो उसकी मर्जी से जो चाहेगा चलेगा। अब जैसे दिल्ली के राज्यपाल थे, हैं पिछली सरकार में जो भी कोई फैसला होता था उसको उलट देते थे, इंतजार कर देते थे। आज उनका नाम निशान ही कहीं देखने को नहीं मिलता है। आज उनकी नजर में पता नहीं दिल्ली में पोल्यूशन है कि नहीं है, यमुना साफ हो गई कि नहीं हो गई, कूड़े के पहाड़ हट गए कि नहीं हटे। विनय सक्सेना जी को कुछ दिखता ही नहीं है, न सुनाई देता है, अंधे और बहरे हो गए हैं वो। तो एक ये है, इस पर विचार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे बात संजय राउत की बात आ रही थी, देखिए साहब, जब पार्टियों में विभाजन होता है या टूट होती है, तो उसकी नजीर बहुत हमारे संविधान में बहुत पहले से है, और चुनाव आयोग इस तरह के फैसले करता रहा। सबसे ऐतिहासिक फैसले जो हुए, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो इंदिरा गांधी ने भी क्लेम किया, और मोरारजी भाई के जो सिंडिकेट था उन्होंने भी क्लेम किया था कि हम असली कांग्रेसी हैं, हमको चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए, हमको पार्टी का झंडा मिलना चाहिए। तब चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, क्योंकि दो अलग गुट बन गए हैं, अब हम किसी एक को मान्यता नहीं देंगे। कांग्रेस इंडिकेट हो जाएगा, सिंडिकेट हो जाएगा, एक को ये गाय और बछड़ा मिलेगा और दूसरे को चरखा चलाती हुई बुढ़िया मिलेगा। या उसके बाद भी जब कांग्रेस में विभाजन हुआ तो इंदिरा गांधी की पार्टी को पंजा दिया, दूसरे को चरखा या कुछ और दिया, रेड्डी कांग्रेस को। तो परंपरा तो यही थी। चुनाव आयोग को उस समय यही करना चाहिए था कि साहब, अगर शिवसेना में विभाजन हो गया है, दो गुट बन गए हैं, तो दोनों ठीक है, अपना जाके जनता में साबित करिए कि जनता बताएगी कौन असली है कौन नकली है। लेकिन आप कैसे किसी को असली शिवसेना बता देंगे, आप कैसे किसी को असली एनसीपी बना देंगे, उनको घड़ी दे देंगे, उनको ईंधन दे देंगे। तो ये काम तो बहुत गलत किया चुनाव आयोग ने, और कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट को उसके फैसले को चुनाव आयोग को एकदम दरकिनार कर देना चाहिए, कहना चाहिए नहीं, गलत, ये आप नहीं कर सकते हैं, संविधान में भी नहीं है, परंपराएं भी इसी तरह की हैं। लेकिन अब चूंकि सबसे बड़ी बात है कि सैया है कोतवाल, तो फिर डर काहे का है। तो अब सबसे बड़ी बात, जो संविधान के संरक्षक हैं, जिनके हाथों में संविधान की पुस्तक है, उस पर अमल करने का ये है।
अब आप कल्पना कीजिए ना भाई कि 7-8 साल हो गए लोकसभा में उपाध्यक्ष नहीं चुना गया है। जी संविधान तो कहता है कि एक लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। ये तो साफ साफ संविधान में के प्रावधान में लिखा हुआ है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कोई चेयरमैन आज नहीं है। काउंसिल का पूरी तरह से गठन नहीं हुआ। एक साल मतलब अक्टूबर में हम लोग का टेन्योर खत्म हुआ था और आज हो गया जनवरी लास्ट हो रही है, तो 1.25 साल से ज्यादा हो गया। बैठी है निठल्ला बनकर बैठी है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कोई काम नहीं है। तो ये संवैधानिक संस्था है ना, तो इस पर तो हमको लगता है घंटों चर्चा हो सकती है। किस तरह से इस सरकार ने पिछले 12 वर्षों में संविधान के प्रावधानों को धता किया है, संविधान को धता किया है, संविधान की हत्या करने के सारी कोशिशें और षड्यंत्र किए हैं। बस इतना ही रह गया है कि हाँ ठीक है, अब संविधान को बदल दीजिए और जो उसमें लिखा है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष भारत, सारे शब्दों उसको को हटा हटा दीजिए। दीजिए और जी कहिए कि साहब हिंदू भारत, हिंदू राष्ट्र के रूप में उसको ये कर दीजिए। यही लिखना बाकी रह गया, बाकी तो कुछ है नहीं। और इनकी कोशिश यही है कि जिस ढंग से SIR की प्रक्रिया चल रही है उससे और कुछ भी नहीं है। उसका एक ही है कि राज्य सरकारें हमारी झोली में आते जाएं और फिर 2029 में हम बहुत बड़े बहुमत के साथ आएं और संविधान को अपने हिसाब से ढालें। 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 लीडर, जैसे जिनपिंग साहब है, जैसे पुतिन साहब है, उसी तरह से मोदी जी हो जाए। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। समय ऑलरेडी 11 मिनट ज़्यादा ले चुका हूँ आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, प्रशांत जी, अमलेंदु जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। दोस्तों आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम साथी जो लगातार बने रहे। आप सबका कल गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, और बहुत उत्साह से मनाइए और उम्मीद कीजिए कि संविधान पर कोई खतरा ना आए, संविधान को ख़त्म करने की कोई नई चाल न चली जाए और कोई सत्ता का कठपुतली न रहे। ये सब देखना समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया उदय प्रसाद जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित नरखड़े साहब, बेस्ट चैनल वेल्डन लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। उदय प्रसाद जी लिख रहे हैं आज मतदाता दिवस को बनाने का पाखंड चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है। और ऐसे उदयपुर फैब्रिकेशन से लिख रहे हैं विधान को ख़त्म, संविधान को ख़त्म चाहती है ये सरकार। और शिव कुमार पारिक जी भी हैं और बख्तावर साहब भी हैं, अनिल वैद्य जी बने हुए हैं हमारे साथ, सुमित नरखेड़े साहब बने हुए हैं, फजल अली जी बने हुए हैं। आप तमाम दोस्तों इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। तो जुड़े